again a very, very warm welcome to all our participants. हमारे सभी सदस्यों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये जो सेशन है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है और ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। आज अभी एक सेशन होगा और कल 9 बजे एक दूसरा सेशन होगा। तो ये जो सेशन है इसको ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करने वाला है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। द फाउंडर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इज मिस्टर साहिल कोठारी एंड द co-founder is I myself, Nihal Kumar Dokania. We are in this field from more than 5 years and we have successfully trained more than 1 lakh students in this time period. और इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के क्लास को आपको सिखाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस और रिनाउंड ट्रेनर जिनका नाम है नरेंद्र गर्ग सर। ये एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट है जो, और इनका जो लिगेसी है, इनके जो काफी सारे जनरेशन्स है वो इस फील्ड में है और काफी सालों से इस चीज को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं और लाइव प्रैक्टिस भी करते हैं। तो काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस है इनके पास और इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसमें 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स है और ये काफी पॉपुलर चैनल है। तो वी आर प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव नरेंद्र सर ऑन दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो हम नरेंद्र सर का स्वागत करते हैं इस सेशन में। और नरेंद्र सर, अब यहाँ से आप आज की क्लास को टेक ओवर कर सकते हैं और आज के इस फ्री सेशन को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद निहाल जी। सबसे पहले सब लोगों को नमन और भगवान करे आज का सेशन आप सब लोगों के लिए फायदेमंद हो, हमारे लिए भी फायदेमंद हो और आशा करता हूं कि आज के सेशन में आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निहाल जी का और इनकी पूरी टीम का, निहाल जी, साहिल जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया और इनके साथ लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने करवाए हैं इनके लिए। तो काफ़ी अच्छा इनका इंस्टीट्यूट है और इनका प्रोमिस बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया। क्योंकि देखिए लोग कोर्स तो लॉन्च कर लेते हैं लेकिन उसके बाद कंटिन्यूटी में उसको कंप्लीट करना और उसके बाद उनको जो है वो लास्ट तक ले जाना और हर स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करना, ये जो है वो साहिल जी और निहाल जी की टीम का काम है। तो इनका सबसे पहले धन्यवाद देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं जो हमारे को और आपको जोड़ रहे हैं, इसलिए। और आज जैसे कि हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक ज्योतिष। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, उनको वैदिक ज्योतिष का बहुत सारा नॉलेज है, कुछ को कम है, ठीक है। तो हमारा जो सेशन रहेगा ना आज का और कल का, 2 दिनों का सेशन है। इन 2 दिनों के सेशन में हम जो है वो 2 चीजें करेंगे। जैसे आज हम जो है वो कुछ बेसिक्स चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना जिनसे कि हम फलादेश कर सकते। देखिए वैदिक ज्योतिष 2 दिनों में होने वाली चीज नहीं है और वैदिक ज्योतिष जो है वो ऐसा नहीं है कि हम 2 दिनों में आपको सिखा देंगे, क्योंकि ऐसे प्रोमिस करना भी गलत है। तो 2 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, 2 दिनों में हम ये कर सकते हैं कि आज हम कुछ पॉइंट्स ऐसे पढ़े, ठीक है ना। अब उन पॉइंट्सों के पीछे अगर हम जाएंगे तो बहुत समय लगता है, लेकिन वो भी अपन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ेंगे और उन पॉइंटों के आधार पे कल फिर फलादेश करेंगे, जैसे कि हमारे सेशन में करते हैं। और यानी कि आप ये समझिए कि आज जो पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, कल उनसे आप लोगों के बीच के ही लोगों को उठा के उनकी जो है वो बर्थ चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहे हैं कल उनका प्रयोग करना सीखेंगे। तो इसलिए आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे कंप्लीट करें, पूरा ले, जिससे कि आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका लाभ मिले, ठीक है। और वैदिक ज्योतिष में हम बात कर रहे हैं फलादेश के ऊपर, ठीक है ना। फलादेश कैसे करते हैं, फलादेश कैसे करेंगे, उनके लिए क्या पॉइंट्स हैं, उन चीजों के बारे में। अब देखिए मुझे पता है कि आप सब लोग जो है वो वैदिक ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, है ना, क्योंकि आजकल कोई वैदिक ज्योतिष कोई ऐसा कोई नया चीज नहीं है। लेकिन
जो मेन चीज होती है ना वो है कि जो हमारे पास डेटा है, जैसे कि जन्म कुंडली है हमारे पास, उसके अंदर हमें पता है ग्रह कौन से हैं, उसके अंदर हमें पता है कि आपका ये भाव कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद लोगों को पता है राशियां कौन सी है, और नक्षत्र भी है, ठीक है। अब उन सब का कैलकुलेशन करके फिर एक रिजल्ट निकालना, समझ गया। तो ऐसा है कि जो हमारा ये आज का जो ग्रुप है, इसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, ठीक है। उन सब को आधार मान के कुछ बिंदुओं का हमने जो है वो एक आंकलन बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको एक लाइन से जोड़ते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्योतिष की जरूरत क्यों है, ज्योतिष की जरूरत क्यों है। सबसे पहले तो देखिए, हम अपने जीवन में रोज नित्य क्रम में कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। और हमें जब पता चलता है कि यार हम कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी जो है पूरी की पूरी 100% दे रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी हम कई बार जाके ये कहते हैं यार हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा है। ये जो प्रश्न जब आ जाता है ना मन में, और जब हमें देखते हैं कि हम 10 साल तक उस चीज के पीछे पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा, हमने नए नए 10 बार धंधे कर लिए, भाई एक बार भी हमारा पिछले 10 सालों से हमारा समय नहीं आया। ये जब प्रश्न जब मन में आ जाते हैं, जबकि हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, और हमारे से जो कम तबके के लोग हैं, हमारे से कम जो जिनके पास नॉलेज है, वो लोग आगे निकल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज काम कर रही है, कोई ना कोई एक योग काम कर रहा है, कोई ना कोई दोष काम कर रहा है, और कुछ ना कुछ भाग्य काम कर रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये एक कैलकुलेशन है, और ये हमारे जो पुराने जो कर्म है, हमारे माता पिताओं के जो कर्म होते हैं, उनके आधार पे हमें जो है वो कुछ योग मिलते हैं। अब कुछ कहते हैं कि श्रापित दोष हुआ, देखिए नए बंदे उनके लिए एक नया नाम है, मैं माफी चाहूंगा ये ऐसा वर्ड यूज करने के लिए, नहीं है? क्योंकि जैसे श्रापित दोष है, अभी शुरुआत नहीं किया, मैंने एक दोस्त के बारे में बता दिया, जैसे अब वो हमें ही क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि हमें वो मिला है, या तो हमारे लास्ट टाइम के जो कर्म है, मतलब हमारे पास्ट लाइफ के, या फिर हमारे माता पिता के कर्म है कि उन्होंने कुछ गलत किया, और उसके द्वारा हमें वो भोगना पड़ेगा, जिसके द्वारा उनको वो भोगना पड़ेगा कि यार हमारा लड़का या लड़की जो भी है उसको दिक्कतें आए। तो अब लोग कहते हैं ना कि यार मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, मुझे ये काम क्यों नहीं आता, मैं ये ऐसा क्यों हूं। इन सब चीजों के प्रश्न जो है वो आपकी जन्म कुंडली, ज्योतिष शास्त्र, ये सब पूर्ति करता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जन्म कुंडली को समझना बहुत आवश्यक है, जन्म कुंडली को समझना और जन्म कुंडली से फलादेश करना। अब ये नहीं है कि इसके हम भविष्य ही जाने, भविष्य जानना एक अर्थ है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है कि हमारे साथ इस तरह की ये अप्रिय घटनाएं क्यों होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि जन्म कुंडली के माध्यम से हम आगे के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जन्म कुंडली के माध्यम से हम अपनी जो पोटेंशियल है उसको निखार सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में कुछ जो पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे कि जैसे देखिए ये बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स है। तो ये जैसे कि जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सबको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, आज के दिन में हम कुंडली, भाव, ग्रह, राशियां, और राशियों का जो लक्षण है, और उसके बाद नक्षत्रों की थोड़ी सी नॉलेज। नक्षत्रों का नॉलेज थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि नक्षत्र जो है वो ज्यादा है, प्लस इस आज के सेशन में हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि लेकिन फिर भी मैं आपको नक्षत्रों के द्वारा कैसे फलादेश करते हैं उसका ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। तो आपको बस यही करना है कि इस सेशन से जुड़े हुए रहना है। लास्ट में आपके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देंगे, और कल का जो सेशन रहेगा उसमें आज जो बताया जाएगा उसके हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा अपने बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए पीडीएफ बनाना ये तो चीजें संभव नहीं होती है। अभी देखिए, देखिए जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं, या आज के दिन में अपन क्या करेंगे कि पहले तो अपन
कुंडली के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। कुंडली करेंगे, उसके बाद जो हमारे भाव हैं, ठीक है ना, हमारे 12 भाव हैं जो कुंडली के। उसके बाद अपन ग्रह करेंगे, 9 ग्रह हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अपन जो है वो करेंगे राशियां, थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म जानकारियां लेंगे, लेकिन आपको ये जानकारियां नई होगी, प्लस आपको इन जानकारियों का लाभ भी मिलेगा, ठीक है। और राशियों के अपन लक्षण करेंगे जिससे फलादेश मिले। और उसके बाद अपन करेंगे यहाँ से नक्षत्र। तो नक्षत्र का मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता पाऊंगा, सारे नक्षत्रों का, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं अपने डेटा को, अब ये जो चीजें होती है ना, ये सब चीजें मिला के, ये सब चीजें मिला के जो है वो होता है आपका फलादेश, ठीक है ना। यानी कि इन सब चीजों को मिला के हम करते हैं फलादेश, और उससे हम निकालते हैं एक रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूं कि हमारे पास जो डेटा होता है, यानी कि जो हमारा जन्म, अब बनती कैसे है कुंडली, ठीक है ना, कुंडली कैसे बनती है। तो हमारा जो जन्मदिन है, जन्मदिन, जो हमारा जन्मदिन है, जैसे मान लीजिए आज आपका है 5/12/2023, जैसे है ना ये डेट है। उसके बाद जन्मदिन के साथ होता है समय, जैसे दोपहर का, सुबह का, मॉर्निंग का, जो भी होता है। एक इसका चीज होती है, तीसरा है स्थान। ये तीनों चीजें जब एक साथ टकराती है ना, क्योंकि ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को दिखाता है स्थान, समय जो है वो उस समय की घटना, ग्रह, नक्षत्रों को दिखाता है, और जन्मदिन उस दिन की जो ग्रहों की पोजीशन है उसको दिखाता है, ठीक है ना। समय इसलिए क्योंकि दिन में लगन बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक जो लग्न होता है ना, वो 2 घंटे के लगभग चलता है, ठीक है ना। नक्षत्र जो होता है वो 53 मिनट चलता है, ठीक है ना। इस हिसाब से ग्रह, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे समय की, हमें ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीजों से जो है वो बनती है हमारी एक जन्म कुंडली, ठीक है ना। ये जन्म कुंडली यहाँ पे बन गई है। इन 3 चीजों से जब हम इन 3 चीजों को एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं ना, अपन आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। इन 3 चीजों को हम जब सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो हमारे सामने बन जाती है एक जन्म कुंडली, ठीक है ना। इसमें लगन भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, संपूर्ण जानकारी लेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसमें, है ना। और फ्री सेशन है, तो ये मत सोचिए कि इसको लेना जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे इसमें मैं आगे बढ़ूंगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेगी, और कल हम इन्हीं चीजों से फलादेश भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी एक जन्म कुंडली बन जाती है। अब 12 भाव होते हैं इसमें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जब 12 भाव हो चुके हैं इसके अंदर, तो यानी कि अब 12 जो भाव हो चुके हैं, तो इसमें अब आएंगे आपके जो है वो 12 राशियां, भाई भाव हो गए, तो 12 भाव जो है वो हमारे शरीर के अनुकूल बने हैं, ठीक है ना, हमारे शरीर के अनुकूल बने हैं। जैसे हमारा जो आपका चेहरा है, ठीक है ना, चेहरा है वो लगन है, ठीक है ना, चेहरा लगन है। सेकंड हाउस जो है वो क्या है हमारा, सेकंड हाउस हमारा गला है, ठीक है ना, जीभ है अंदर वाली। हमारे जो है वो कान, और जो है एक आंख इधर की, ये जो आंख होगी ये आपकी 12वें घर की, यानी कि इस हिसाब से बनती है। तीसरा घर जो है वो हमारी भुजाएं हैं, हाथ की अंगुलियां, और ये हमारी भुजाएं हैं, ठीक है। चौथा घर हमारी छाती है। पांचवा घर हमारा पेट है। छठा घर हमारा जो पाचन वाली जो चीज है वो है। सातवां घर जो है वो गुप्तांगों का इंटरनल पार्ट है। आठवां घर गुप्तांगों का बाह्य पार्ट है। नौवां घर जो है हमारे नितंब है, ठीक है। और 10वां घर जो है वो हमारे यहाँ पे घुटने आ गए। 11वां घर हमारी पिंडलियां हैं। और 12वां घर जो है हमारे पैरों के नीचे वाले तलवे हैं और उंगलियां हैं। तो और इसमें जो है वो एक आंख भी आ जाती है, और इधर एक साइड का कान भी आ जाता है। तो यानी कि ये हमारे पूरे शरीर को है। शरीर के साथ हमारे जीवन में होने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं, जिसमें संतान है, पुत्र है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ सारी चीजें। तो उन सब को आधार बने, देखो 12 भाव क्यों है, 12 भाव, क्योंकि आपको सबको पता है, हमारे जब भी हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे माता पिता जो हमें कहते हैं कि भाई हमारा बेटा जो है वो भगवान राम की तरह है। कोई व्यक्ति कहता है भाई तुम्हें पति मिले तो राम की तरह मिले। तो भगवान राम के अनुकूल हम सब अपने को ये मानते हैं कि हमें राम जैसा बनना है, ठीक है ना, राम जैसा, ठीक है। तो भगवान राम जो है वो 12 कलाओं में आए थे, ठीक है ना। भगवान कृष्ण 16 कलाओं में आए थे। तो भगवान कृष्ण के पास 16 कलाएं, कुछ कलाएं एक्स्ट्रा थी, ठीक है, वो कलयुग के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा थी। लेकिन हमें
हमारी जो संस्कृति है वो कहती है हमें जो है वो सतयुग के अकॉर्डिंग ही चलना है, अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा मतलब पति, सब कुछ बनना है। तो इसीलिए हम 12 भावों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो 12 भाव हमें यहाँ से मिलते हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना, इन्हीं में सब कुछ है, इसी में हमारे जीवन की सारी घटनाएं हैं। यानी कि यहाँ से जन्म लेता है व्यक्ति, यहाँ से जन्म लेता है व्यक्ति, यहाँ ये स्वयं है, ये स्वयं भी बन जाता है बॉडी पार्ट्स के अलावा, ये स्वयं है, ये उसका परिवार होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे पता चलता है कि भाई मैं हूं, ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि यार मेरे माता पिता भी हैं मेरे, ठीक है, उसके बाद उसके भाई बहन है तो उसे पता चलता है मैं हूं, मेरे माता पिता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो पड़ोस के घर के साथ खेलने जाता है, पड़ोस के बच्चों के साथ, तो उसे पता चलता है तीसरा घर, ये मेरा पड़ोसी भी है, ये मेरा भाई भी है, ठीक है, दोस्त भी है। फिर चौथा घर जो है वो उसे पता चलता है जब वो पढ़ाई के लिए जाता है, जब वो, तो उसे चौथा घर आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि भाई मेरे पास तो गाड़ी भी है, मेरे पिताजी के पास फैक्ट्री भी है, तो चौथा घर आ जाता है, ठीक है। पांचवा घर जो है वो उसका बन जाता है, क्या है, एजुकेशन बन जाती है, स्मार्टनेस। ये जो है वो प्राइमरी एजुकेशन है जो सब लोग पढ़ते हैं, ये है गुणवत्ता, स्मार्टनेस। तो वो उसको पता चल जाती है कि भाई हाँ, और इसी उम्र में प्रेम भी हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो नौकरी आ जाती है। नौकरी होती है तो जब हम कहते हैं भाई नौकरी लग गया बच्चा, अब शादी कर दो, तो यहाँ पे शादी आ जाती है। शादी आती है तो फिर यहाँ पे आ जाती है शादी के बाद नई प्रजाति की खोज, यानी कि संतान की उत्पत्ति, सेक्सुअल रिलेशनशिप, और खुद का ऊपर चीजों को आना। तो यहाँ से क्या होता है, संतान का उत्पन्न होना होता है, यानी कि खुद के द्वारा सेक्सुअली जो है इंजॉयमेंट के द्वारा बच्चे, नई संतान, नई नई डीएनए को बनाना, यहाँ से आता है प्रोडक्शन। उसके बाद नवम घर क्या आता है, जब वो जब नया बच्चा पैदा हो जाता है तो वो पिता बन जाता है। पिता बनते ही उसमें नैतिकता आ जाती है, सीख आ जाती है ना, कि भाई पिता बन गया तो उसे पिता का दर्द, पिता की तकलीफ, पिता का फॉर्मेलिटी, पिता के जो भी जिम्मेदारियां, तो नवा घर जो है वो उसे जिम्मेदारियों को देता है, प्लस क्या है, पिता को देता है, प्लस भाग्य को देता है, कि अब उसे अपने के साथ अपने बच्चों का, बाकी सब लोगों का भाग्य लेके चलना है। उसी के साथ जो है वो 10वां घर आता है कि भाई अब इतना ले लिया, पिता बन गए, अब हमें कर्म, कि हमारा एक कर्म, एक स्टेटस मेंटेन करना है, वो 10वां घर। अब वो स्टेटस भी मेंटेन हो गया तो अब हमें कुछ लाभ कमाना है, कि भाई स्टेटस मेंटेन हो गया, नौकरी कर ली, बच्चे कर लिए, तो अब उसमें से कुछ सेविंग करनी है, इसका मतलब लाभ कर, ये है प्रॉफिट एंड गेन, लाभ कर, कि भाई हमारी नौकरी से हमें इतना लाभ हो रहा है, हम इतना पैसा बचा रहे हैं। और जब हमने बचा लिया उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि खर्चा, जिसे हम कहते हैं 12वां घर, खर्च का खर्चा। यानी कौन सा खर्चा है, भाई आपने प्रॉफिट कर करके इकट्ठा किया, बच्चे की शादी की, उसमें खर्चा लग गया, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, उसमें आपका खर्चा लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो 12 भाव है ना, वो इसमें हमारा जीवन घूम रहा है, कि आप यहाँ जन्मे थे, यहाँ आते आते आपने खर्चे करने शुरू कर दिए, और यहीं से आपको निकल जाना है ऊपर हरिद्वार की तरफ, यानी कि राम नाम तत्व। तो इसका मतलब क्या है, कि हमारा जीवन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से खत्म होता है। इसका मतलब हमें 12 कलाओं के अंदर, यानी 12 भावों में बांटा गया है, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या देखा, कि हमारे लिए ये 12 भाव, जिसमें जीवन के हर तरह के तो कर्म आ जाते हैं। कर्म जैसे कि लगन जो है वो आपकी क्या दिखाता है, लगन दिखाता है मोटिवेशन को, लगन दिखाता है कि आप लोगों को किस तरह से प्रमोट कर रहे हो, लोगों को किस तरह से दिखा रहे हो, ठीक है ना। किसी ने लिखा है कि बॉडी पार्ट्स, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, ये आपका फेस है, ठीक है ना, ये आपका गला है, साथ में आपकी जीभ है, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, अंदर का हिस्सा वो है, ठीक है ना। इस हिसाब से सेकंड हाउस, तीसरा, और एक आपकी आंख भी आ जाती है। तीसरा घर जो है ना वो आपका आ जाता है, आपका ये कंधे, जिसमें हाथ भी आ जाते हैं। चौथा घर आपका छाती है। पांचवा घर पेट का जो अंदर का जो इंस्टेटाइन है वो है। छठा घर जो है वो ये भी पेट का इंस्टेटाइन है। ये जो है ना पांचवा घर और छठा घर, ये क्या है, ये पचने वाली आंत है। पांचवा घर जो है पेट की टमी है, ठीक है ना, वहां पे जाऊंगा, भूल हुई गलती से। और जो सातवां घर है ना वो है गुप्तांगों का इंटरनल हिस्सा, ठीक है ना, ये चीज है। और आठवां घर जो है वो गुप्तांग है। नवां घर जो है वो आपका ये आ गया आपका जो है वो जांगे नितंब। और ये 10वां घर जो है वो आपके घुटने। 11वां घर पिंडलियां, और 12वां घर पैर के नीचे वाले तलवे, ठीक है ना, इस तरह से चलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कि हमने 12 भावों को देखा, इसी में सारे के सारे व्यवसाय है, एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए हैं। अब ज्योतिष से जुड़े हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो 9th हाउस, जो धार्मिक शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसको कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए ज्योतिष कर रहे हैं, इसका मतलब हम 9th हाउस से जुड़े हुए हैं। अब ज्योतिष में कुछ लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्मल कर रहे हैं, कुछ और अच्छे कर रहे हैं।
इसका मतलब उनके पास फिफ्थ हाउस की भी पावर है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ से आती है 9 + 5, तो यानी कि ये चीज है। तो हमने अभी क्या देखा है ना, हमने अभी देखा कि हमारे पास जो 12 भाव है वो बहुत कुछ देते हैं, यानी कि इस जीवन का सारा जो हमारा कैलकुलम है ना, यानी कि जीरो से लेके जिस दिन हम जन्म लिए है ना यहाँ से, और जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे वहां तक का ये पूरा का पूरा इसमें ब्यौरा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ब्यौरा है। अब कुछ लोग जैसे शादी नहीं करते हैं, यहाँ आते ही नहीं है, तो इसके बाद वो आगे जाते ही नहीं, वो यहीं तक निपट जाते हैं, यानी कि जिन लोगों की शादियां नहीं होती वो यहाँ तक ही रह जाती है, यानी कि 7वां घर तक आते नहीं, छठे तक, तो उनका जीवन लगने से लेके छठे तक ही चल जाता है। शादी होती है फिर वो आगे चलते हैं, यहाँ तक ही रह जाते हैं, यानी कि वो नौकरी, वो उलझने, अकेलापन, तनाव, उनमें रह जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भैया नहीं मैं ऐसा नहीं है, मुझे मौज है, कहने के लिए मौज है, क्योंकि वो यहाँ वो इसको पार उसमें फिर क्या होता है, उनमें फिर नैतिकताओं की कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो देखो आएगी, स्टेटस देखो। अब कुछ लोग है ना, कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जिनके द्वारा उनको लाभ अलग से होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे राजयोग है, दुनिया भर के राजयोग है, ठीक है ना। तो अभी अपन उन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो 12 भाव है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं 9 ग्रह, यानी कि यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं आपके ग्रह, कौन कौन से ग्रह। अभी हमने क्या देखा, कुंडली का जो है चित्र कैसे बनता है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो है वो भाव, ठीक है ना। भाव, जब हमें भाव समझ में आ जाता ना, कि मान लीजिए कि कोई ग्रह बैठा है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। पहले अपन ग्रह करते हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखेगा आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है ना। ग्रह, ग्रह हमारे जो है वो 9 ग्रह हैं, ठीक है ना, 9 ग्रह जिनमें से 7 हमारे मेन ग्रह हैं, 2 हमारे छाया ग्रह हैं, ठीक है ना। तो अभी ग्रहों का लिखता हूं मैं, जैसे कि पहला केतु है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद आपका जो है वो सूर्य है, सूर्य के बाद जो है वो आपका आ जाता है चंद्र, मंगल, दिख रहा है ना, हाँ, मंगल, ठीक है, उसके बाद राहु, और इसके बाद आप क्या, राहु के बाद जो है वो आपका आ गया है गुरु, इसके बाद यहां लिख देता हूं मैं शनि और बुध। तो ये हमारे क्या होते हैं कि 9 ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ग्रह हो गए। इसमें जो केतु और राहु है ये क्या है कि छाया ग्रह है, ठीक है ना। अब आप देखोगे ना तो हमारे शरीर के 9 ही ग्रह क्यों है, कैलकुलेशन में 9 ही ग्रहों को क्यों लेते हैं, ठीक है ना। अब ये आपको अगर किसी को पता है तो आप देखिए जरूर, किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 9 ही ग्रह क्यों है, 9 ही ग्रह इसलिए हैं कि हमारे शरीर के अंदर 9 जो है वो पार्ट्स ऐसे हैं जो मतलब चीजों को शरीर के बॉडी के अंदर लेते हैं और बाहर भेजते हैं। जैसे कि आप देखेगा कि 2 हमारी आंखें, ठीक है, यानी कि 2, 2 हमारे कान, 2 2 4, ठीक है, और 4 हो गया। उसके बाद हमारे जो है मुंह हो गया 5, ठीक है, और 5 और फिर 6 और 7, और आपका जो है वो बाह्य लिंग 8, और गुदा द्वार 9, यानी कि हमारे ये जो शरीर के अंग है, ठीक है ना, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए, ठीक है। 6 के बाद 7वां अपना जो है वो मुंह हो गया। तो ये क्या है, ये चीजों को सोख सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कि 9 ग्रहों को इस तरह से निर्माण किया। एक हमारा जो है वो गुदा द्वार है, ठीक है, वहां से अपन जो है वो सोच करते हैं। एक हमारा जो बाह्य लिंग जहां से हम पेशाब करते हैं, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों एक ही बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 ग्रहों का इस तरह से जो है वो योग बनाया गया है। तो ये हमारे 9 ग्रह और इनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। चाहे वो आप कुंडली पे चले जाए, वैदिक वास्तु एस्ट्रोलॉजी पे, चाहे इनको आप वास्तु के अंदर ले जाए, वैदिक ज्योतिष में और वास्तु में, दोनों में कर लीजिए, बराबर की चीजें हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये तो आपको एक निर्माण हुआ, ग्रह बन गए, ठीक है ना। इन ग्रहों को क्या होगा, राशियां भी देगा। अब ये जो भाव है ना, ये भाव, ये सारा जो भाव है ना, ये क्या होता है, हर भाव 30 डिग्री का माना गया है, ठीक है। और ये जो 30 डिग्री गुणा 12, इसका मतलब है 360 डिग्री, यानी कि जन्म कुंडली जो है वो पूरी की पूरी 360 डिग्री की है, ठीक है ना। यानी कि 360 डिग्री, अगर आप वास्तु पे भी जाओगे तो वास्तु चक्र भी 360 डिग्री का ही होता है। तो यानी कि हमारी जो जन्म कुंडली है, हर भाव 30 डिग्री का है, हर राशि 30 डिग्री की लगभग आती है, और 30 डिग्री के अंदर हमारे 2
पॉइंट मतलब कुछ, यानी कि आपका 2.25 नक्षत्र चलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति के ग्रह बैठा होता है, मैंने कहा ना शुरू में कि कुंडली क्या है, हमारे पास्ट लाइफ को दिखाती है, हमारे कर्मों के दिखाती है। अगर किसी व्यक्ति का किसी भाव में कोई ग्रह बैठा है, देखिए लाइन को दोबारा सुन लिया, अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है, जैसे कि लगन के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल बैठा है, और मंगल जो है वो मेष राशि उसकी स्वयं की राशि है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जोड़ रहा हूं इसको सबको। तो मंगल जो है वो मेष राशि के अंदर मान लीजिए बैठा, भी राशियों का नाम भी बताऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे आप ये चीज समझिएगा कि जो अगर मंगल लगन में बैठा है, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे पूर्व जन्मों का कुछ न कुछ रिलेशन है, ठीक है ना। क्या रिलेशन है अभी उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्या है राशियों के बारे में लिखता हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा हमारी 12 राशियां। देखिए सबसे पहले जो है वो मेष है, फिर वृषभ है, फिर आपकी मिथुन है, फिर कर्क है, और फिर सिंह है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन, ठीक है। ये जो राशियां हैं 12, अभी मैं आपको पूरी टेबल बना के बताऊंगा, पूरी टेबल एक बना के बताऊंगा, जिसमें आपको क्या होगा कि इन राशियों के लक्षण पता चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्षण, आपको आ जाएंगे ना, बहुत सारा फलादेश आ जाएगा, लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मेष राशि है, अब इनको आपने भाव भी कहा था, और इनको आप जैसे अभी अभी तो ये भाव है, अगर आप देखोगे ना तो ये सीक्वेंस भी ऐसा ही है। तो 1 नंबर मेष राशि होती है, 2 नंबर वृषभ राशि होती है, ठीक है। इस तरह से इसी को 3 नंबर मिथुन राशि, तो इस तरह से सीक्वेंस भी होता है, ठीक है ना। जब हम अपनी जन्म कुंडली बनाते हैं तो लगन में अलग अलग राशियां आ जाती है। वो कैसे आती है, वो हमारे टाइम से आती है कि हमने जो समय डाला है ना उसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेष राशि है उसका जो मालिक है ना वो जो है वो मंगल है, ठीक है ना। तो देखिए मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों का मालिक क्या होता है, मंगल होता है, ठीक है, मंगल ग्रह इन दोनों राशियों का मालिक है। अब आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बारी सारी बोल देता हूँ कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का मालिक जो है वो आपका मंगल है। यहाँ पे मैं 1 और 8 लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब कि 1 और 8 राशि का मालिक मंगल है, ठीक है। इसके बाद वृषभ राशि आती है और इसका मालिक है शुक्र। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 7, तो वृषभ और तुला राशि का मालिक जो है वो आपका शुक्र बन जाता है। इसके बाद आता है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि का मालिक है आपका बुध। तो यहाँ पे जो है वो मिथुन और आपकी कन्या, तो यहाँ पे बुध के नीचे मैं लिखता हूँ 3 और 6, ठीक है, इनका मालिक है आपका बुध। इसके बाद आता है कर्क और सिंह, तो कर्क राशि का मालिक है चंद्रमा और सिंह राशि का मालिक है सूर्य। इसके बाद आ जाता है कन्या हो गई, तुला हो गई, वृश्चिक हो गई, धनु और मीन, इन दोनों का मालिक है गुरु। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 9 और 12। इसके बाद आता है मकर और कुंभ, ठीक है, तो मकर और कुंभ का मालिक है शनि, 10 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो इसको इधर कर देते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मालिक है अब आपका शनि, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे राहु और केतु की कोई राशि नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, ये तामसिक ग्रह हैं, अलग टाइप के हैं। इनको क्या किया गया है, हमारे सामाजिक तौर पे बाहर किया गया, क्योंकि इनके गुण अलग हैं। जैसे कि केतु का गुण क्या है, सब चीजों को छोड़ के मोक्ष की तरफ निकल जाओ। अरे भाई, जिस घर में पैदा हुए हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, उसके बिना आप घर छोड़ के जा रहे हो, मोक्ष की तरफ जा रहे हो, कुछ अलग कार्य कर रहे हो, हटके कर रहे हो, तो वो चीजें क्या करती है कि वो हमारे थोड़ी सी सामाजिक जीवन से बाहर की। और राहु क्या करता है, बहुत ज्यादा चतुर्यता निभाता है। तो ये क्या है, अपने काम को किसी भी तरह से जो है वो एडजस्ट करना, किसी भी तरह से निकालना। वो क्या है कि दिखने में अच्छा है लेकिन सामाजिक तौर पे अच्छा नहीं, क्योंकि उससे क्या है ना कि जब कोई आदमी तेज दिमाग लगाता है और कहीं ना कहीं कुछ ठगी या कुछ ऐसा स्कीम लाता है, तो किसी ने का शोषण करता है और किसी का हक मारता है। तो वो हमारे सामाजिक तौर से बाहर है, इसलिए राहु और केतु को सामाजिक दृष्टि से बाहर किया गया है उसकी राशि। लेकिन आजकल कलयुग है तो कलयुग में सब चलता है, तो कलयुग का देवता है राहु, क्योंकि यही इसी, क्योंकि जिसके क्या है ना, जो अपडेट होगा ना वही टिकेगा यहाँ पे। और राहु अपडेट है, राहु अपडेट है, जो अपडेट होता रहेगा वो टिकता रहेगा, जो अपडेट नहीं है वो निकल जाएगा, समझ गए ना। तो इसका मतलब राहु सबसे स्ट्रांग होता है।
अभी कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि मंगल अगर लगन में बैठ गया मेष राशि का, अभी अपनी राशि का बैठा है, इसका मतलब कि आपने पूर्ण जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। याद रखिएगा, आपने पूर्ण जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण आपके लगन में मंगल ग्रह बैठा है। यानी कि मंगल नहीं कहूंगा, कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि का, मित्र राशि का और अपना उच्च राशि का बैठा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्वराशि का तो मंगल है, उच्च का होता है आपकी मकर राशि के अंदर यानी 10 नंबर में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो मित्र राशि कौन सी है इसकी, एक, आपकी 5, 9, ठीक है ना, और मीन, ठीक है ना, ये इनकी कर्क राशि में नीच का होता है, तो ये राशि इनके मित्र राशि होते हैं। तो यहाँ पे अभी अपन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे जैसे जैसे समय अपने को एग्री करेगा उस हिसाब से। तो हमने क्या देखा अभी कि जो लगन में ग्रह बैठा है ना, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से है या हमारे माता पिता के अपने कर्मों से है। और इसी चीज को जान ली, जैसे किसी का मान लीजिए कि ये तुला राशि है, अब तुला राशि में मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बैठा है शनि, तो वो उच्च का हो जाता है, ठीक है ना, शनि उच्च का। अब देखिए उच्च का नीच का ये सब ग्रहों के संबंध ये एक क्लास में संभव होता है, थोड़ा सा दिक्कत देता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, एक क्लास में होना संभव नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं उतनी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि शनि यहाँ पे बैठा है, वो क्या हुआ, तुला राशि के अंदर उच्च का हो गया। इसका तात्पर्य क्या है कि आपने पूर्ण जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिससे कि आपको सप्तम घर में उच्च का शनि मिला, यानी कि विवाह के उपरांत आपका भाग्य उदय हो, या विवाह आपका बहुत अच्छा लड़की से हो या लड़के से हो, और विवाह आपका ऐसे व्यक्ति से हो सकता है कि उसको सरकारी नौकरी या कुछ अच्छा पद या कुछ अच्छा वो परिवार से होगा। ये आपने अपना भाग्य लेके आए हो, ये आपने अपना भाग्य को इस तरह से, क्योंकि आपके पिछले जन्म में कर्म है या फिर आपके माता पिता ने ऐसे कर्म किए हैं उसके बाद आप जन्मे हो। मोस्टली ये लास्ट पास्ट लाइफ से मिलता है। अगर देखो क्या होता है ना, किसी पिता जो है उसने कर्म खराब किए तो उसके घर में उसको पीड़ा देने वाला व्यक्ति आएगा, और किसी ने पीड़ा की है किसी लास्ट लाइफ में किसी के, तो उसको क्या होगा कि वो व्यक्ति उसी घर में आएगा। देखो ठोकर खाने वाले को ठोकर देने वाला आता है, ठीक है ना। यानी कि जिसको तकलीफ भोगनी ना, अब मान लीजिए किसी को अपने बच्चों से संबंधित तकलीफ भोगनी है, तो उसको उस तकलीफ के लिए वो बच्चे आ जाएंगे उसके घर में, अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। यानी कि वो उसके कर्मों से मिलता है कि यार हमारे तो फुटे किस्मत थे, ये पैदा हो गए, इनके भी फुटे किस्मत है। एक्चुअलिटी में उन्होंने कोई कर्म किया है कि वो उनके घर में पैदा हो, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये कह देता हूं तुला राशि के अंदर सूर्य बैठ जाए, तो सूर्य यहाँ पे क्या होता है, नीचस्थ होता है। तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, ठीक है, या आपके माता पिता ने किए होंगे जिसके कारण किसी का वैवाहिक जीवन कुछ खराब हुआ होगा। अब हमें ये पता नहीं चलता है, हमें ये पता नहीं चलता है कि पास्ट लाइफ में क्या क्या। इसके लिए पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जो हमारे यहाँ पे निहाल जी के टीम के कुछ मेंबर है जो करवाते हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं, तो वो भी आपको लाभ मिलती है, ठीक है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये सूर्य नीच का मिला, जिसने हमारा मैरिटल लाइफ खराब किया। और उस मैरिटल लाइफ से, उस जब तक का मैरिटल लाइफ जो खराब हुआ ना, तो उससे उसके पिता को तकलीफ होगी, उसकी माता को होगी, तो माता पिता ने भी कुछ ऐसे कर्म किए। तो इसका मतलब क्या है कि उनको ठोकर खानी थी माता पिता को कि भाई तुम्हें अपने संतान के द्वारा दुख मिले, तो फिर उसी तरीके से वो लोग ऐसे संतान उनके घर में आई, उस संतान के भी ऐसा योग था, तो यहाँ पे हुआ। जैसे मैं कई बार जाता हूँ घरों में, देखता हूँ कि पिता के श्रापित दोस्त, उसके बेटे के, उसकी पत्नी के, तीनों एक जैसे, कई सारे, और वो फिर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, कारण है कि हमारे, अब जैसे किसी का मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मंगल है, ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है, एक बार के लिए यहाँ पे मंगल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेष राशि के अंदर क्या होता है कि शनि नीच का होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे शनि हो जाए, अभी शनि को अपन देखेंगे 2 मिनट बाद, पहले मंगल को देखते कर्म भाव। अब मान लीजिए कि पिता ने कुछ नहीं किया जिंदगी भर, वो जो है वो छोटे मोटे धंधे करता रहा, चाय का ठेला लगाया, कुछ ऐसे किया, लेकिन जातक के 10वें घर में मंगल पैदा हुआ उच्च का लेके, कर्म बहुत बढ़िया, भाग्य था पीछे जन्म का, तो वहां से वो निकल जाते। जैसे कई क्रिकेटर देखते हैं अपन लोग, कई लोगों को देखते हैं कि वो पिताजी फार्मिंग करते थे और लड़के ने आज पता नहीं क्या कर दिया, बड़ा जबरदस्त। कारण क्या होता है कि पिछले जन्म में उनका कर्म ऐसा होता है कि वो वहां से ग्रोथ कर जाता है।
बहुत बड़ा ग्रोथ कर जाता है, तो उसको उस चीज का लाभ मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं ज्यादा आगे क्यों जाता हूँ, मैं जैसे हमारे हमारे परिवार में मैं अगर बात करता हूँ, तो हम सब खानदानी ज्योतिष का काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी कर रहे हैं, मेरे अंकल कर रहे हैं, उनके लड़के, हम सब मिलके काम करते हैं। बहुत बड़ा काम है हमारा खुद का, काफी अच्छा काम है। हर आदमी के पास अपने अपने क्लाइंट है, खूब सारे काम है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे साहिल जी के साथ भी बहुत सारे कोर्स करवाए हैं, बहुत सारे कोर्स करवाए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कोर्स करवाए हैं। बहुत लोगों से हमने जुड़ा है, प्रैक्टिकली काम किया है इनके साथ मिलके। हम इनके साथ मिलके बॉम्बे गए, वहां पे प्रैक्टिकली कोर्स किए, दिल्ली करवाए, तो बहुत सारे काम। तो इसका मतलब क्या है ना, कि आपको मैं बताता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है। अब क्या हुआ कि हम सब लोग जो है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे पास अपना एक बैकग्राउंड है, ठीक है ना, कि हमारे पास उतने ही क्लाइंट है, ठीक है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्लाइंट क्यों आए, या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब आप देखोगे तो जब मैं अपनी बात करता हूं तो मेरा कर्क लगन है, ठीक है। तो वहां पे राशि आती है, यहाँ पे 1 नंबर मेष, ठीक है। यहाँ पे मेरे सूर्य बैठा है, साथ में बैठा है शुक्र, ठीक है। तो यानी कि ये कोई मेरे पुराने कर्मों का फल होगा, जो आज मैं साहिल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। या फिर मैंने अपना, अब जिस जिस आदमी को पहले यूट्यूब का ही नॉलेज नहीं था, किसी ने आया कहा कि यार महाराज आप इतना नॉलेज रखते हो, यूट्यूब का चैनल बनाओ। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता, तो उन्होंने हमें बना के दिया, ठीक है। अभी मैं आपका समय तो जरूर बर्बाद करूँ, लेकिन आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने हमको सब सही किया, हमें वहां पे इंटरेस्ट आया, वहां से आप ये चीज देखिएगा, 2016 में स्टार्ट किया हमने। और उस समय लोग नक्षत्र के बारे में सिर्फ नाम लिखते थे कि नक्षत्र है, लेकिन उससे फलादेश नहीं करते थे। बस ये लिख देते थे कि अश्विनी भरणी कृतिका कृतिका रोहिणी मृगशिरा, लेकिन फलादेश नहीं करते थे। हम पहली बार नक्षत्रों से फलादेश लेके आए, समझ गए। तो इसका मतलब कि हमारे राज्य था, तो हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा पिछले पास्ट लाइफ में, तो भगवान ने हमें ये दिया लाभ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई बड़ा चमत्कारी हूँ, बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो हमारी जन्म कुंडली जो मिल रही है ना हमें, ये हमारे पुराने कर्मों का फल है। अब हम इसको सुधारेंगे कैसे, जैसे कि हमें योग तो मिल गया, अब हमें ये डायग्नोस तो मिला ना, कि यार हमने हमारे लाइफ में पुराने कोई कर्म किए होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है कोई पुराने कर्म किए होंगे, तो अब जब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो ग्रह है वो नीच का है, शुभ है, अशुभ है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मान लीजिए कि गुरु बैठा है, वो नीच का हो गया, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, कि हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है, और हमारे पुराने कर्मों का है। हमने कहीं ना कहीं, हमारे पिताजी ने धोखा दिया है। तो उससे क्या हुआ, कि हमें कभी ना कभी हमारा मैनेजमेंट खराब, हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, सब कुछ किया, मतलब मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, किसी के व्यक्ति का। तो उनने बहुत कुछ किया, पता चलता है कि वो फैक्ट्री धीरे 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 बंद होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे वो डाउनफॉल आना शुरू हो गया। कारण क्या है, कि कुछ कर्म ऐसे, वो वहां पे उसको ठोकर मारनी थी, हम नीच का गुरु लेके आए, हमने सब कुछ कचरा कर दिया। मैंने ऐसी कुंडली देखी है बहुत समय पहले, और बहुत सारी देखी है, ऐसी नहीं। मुझे याद है कि एक लड़का कह रहा था कि भाई मैं जब पढ़ता था तब मैं मर्सिडीज गाड़ी में जाता था कॉलेज, और जब उसका खुद का समय आया तो उसके पास ऑटो में जाने के भी पैसे नहीं रहे। वो उन फैक्ट्रियों को चलाते 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 जो है वो जीरो हो गया। कारण क्या है, कारण है यही पे कि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें उन चीज पे लाके देता है। तो जैसे ही हमारी जन्म कुंडली के सारे भाव है, उनमें जो ग्रह बैठते हैं, चाहे वो शुभ का होता है चाहे वो अशुभ का होता है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड होता है हमारे पास्ट लाइफ से। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। फिर जैसे कोई ग्रह बैठ गया, अब हमें पता है कि यार हमने पिछले कोई गड़बड़ किया है, तो फिर हम क्या ढूंढते हैं, कि हमने किसी को परेशान, जैसे गुरु क्या है, कुछ पंडित, कुछ वृद्ध व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका हम शोषण करते हैं लास्ट पास्ट लाइफ में, ठीक है ना। अभी मैं ये कोई पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जोड़ के बताता हूँ चीज को, समझिएगा वैदिक ज्योतिष का मतलब क्या। तो हम क्या करते हैं, कि फिर हम कहते हैं यार, फिर हमें कोई पंडित जी कहते हैं कि यार आप है ना भगवान विष्णु जी का मंदिर बनाओ। या जैसे कोई है ना, कई बार कहते हैं कि अब जैसे हम देखेंगे जगह जगह हम लोग मंदिर बनवाते हैं, कोई गणेश जी का बनाता है, कोई विष्णु जी का बनाता है, तो हम कहते हैं भाई भगवान विष्णु जी का मंदिर बनाओ, गायों को गुड़ खिलाओ, चने की दाल डोनेट करो। उससे क्या है, कि जो हमने पीड़ा की है ना कि पहले कभी, अब लोग कहते हैं यार इनसे क्या होता है, गाय को गुड़ खिलाने से क्या होता है। अरे भाई, जब हमने कहीं पे चोट मार दी ना कहीं पे, तो उसका अब यहाँ पे जो है ना कुछ हिसाब चुकता कर रहे हैं हम लोग, हम ब्याज भर रहे हैं उसका। अगर हम ब्याज आज देंगे ना टाइम टू टाइम, अगर हम मान लीजिए कि हमें पता है गुरु हमारा 10वें घर में नीच का है, और अब हमें पता चल गया ये तो हमें मार पड़नी है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोगों का है, उसमें और बहुत सारे कैलकुलेशन है, इसमें बहुत सारे योग हैं। अभी अपन ये नहीं कहेंगे, कि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होंगे तो वो कहेंगे यार कैसी बातें कर रहा है, गुरु तो दुनिया के लोगों के नीच का है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा। तो लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मोटा मोटा उदाहरण।
तो हमें क्या है, हम फिर क्या पता चलेगा यार हमें नीच का है, इसीलिए हमारा मैनेजमेंट खराब है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसका ब्याज भरना शुरू कर देंगे। जैसे कि कभी चने की दाल दे दी, कभी हमने गायों को गुड़ दे दिया, कभी हमने जो है मौका पड़ा तो कोई वृद्ध व्यक्ति है उसका सम्मान कर दिया, कभी जो है वो गुरुओं के चरण धो लिए, कभी हम जो है ब्राह्मणों को सेवा कर दिए। ठीक है, ऐसे ही प्रकार सभी ग्रह हैं, राहु केतु शनि। तो शनि क्या होता है, जैसे कि हमारे ऑफिस में काम करने वाले लेबर होते हैं उनका सम्मान कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब उस जो पीड़ा हमने पहले की है ना, उसका हम क्या कर रहे हैं, चुकता कर रहे हैं। और जब चुकता करना शुरू कर रहे हैं, जैसे अब बैंक में अगर आप ब्याज भरते रहोगे ना, तो बैंक वाला आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ब्याज नहीं भरोगे ना, तो कल ही फोन आ जाएगा, अरे भाई क्या बात है भाई, है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो कुंडली है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसका डायग्नोस यही है कि हमें इसको समझना है, और समझ के हमें क्या मिला कि हमें पीड़ा कहाँ से है। और जब हमें पीड़ा पता चल जाती है ना, तो हमें उसके उपाय करते हैं, तो हमें कुछ रिलीफ आता है। जैसे कई बार लोग रतन पहन के रखते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो हमें लाभ मिलता है। कि कोई ग्रह बैठा है, अब मान लीजिए सुख स्थान के अंदर बैठा है, ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा ही बैठा है, ठीक है। अब ये चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, अच्छा है, कर्मों के हिसाब से हमें अच्छा मिल गया है। अब इसकी क्या डिग्रियां होती है, कुछ नक्षत्र होते हैं, ठीक है, नक्षत्रों का कैलकुलेशन है, बहुत लंबा है। तो उससे हमें पता चलता है कि यार ये कुछ रिजल्ट नहीं दे पा रहा, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमें पता चलेगा यार हमने कर्म तो अच्छे किए हैं, जिससे कि चंद्रमा हमें अच्छा मिला है। बस हमें क्या है, इसको बल देना है। कर्म किए हैं अच्छे, लेकिन कुछ खास अच्छे नहीं किए। अब उसको अच्छा करने के लिए हम और अच्छा करेंगे। तो माता तुल्य लोगों की सेवा करें, उनकी पूछे, उसका रतन पहने, तो हमें लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुंडली है वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें हमारे जीवन के कर्मों का फल देती है, ठीक है ना। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई। तो हमने ग्रह देखा, भाव देखे, और हमने जो है वो राशियों का थोड़ा सा नाम देखा। अब मैं आपको राशियों की एक टेबल दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो ना, और इस टेबल पे आप अगर फोकस करते हो ना, तो आप एक बहुत अच्छा फलादेश कर पाओगे। और जब हम कल बात करेंगे ना इस पे, जैसे कि हमारा, तो उस पे क्या होगा कि आपको बहुत कुछ ऐसे समझने को आएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो टेबल बनाता हूँ, ठीक है, दो टेबल। सबसे पहले है ना, यहाँ पे मैं राशियों की, राशियां इसलिए क्योंकि राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने राशियों पे पकड़ बना ली ना, सब कुछ सीख लिया। राशियां, क्योंकि भाव तो फिक्स है, राशियां बदलती रहती है, ठीक है ना। और राशियां हमेशा ही परिणामों को बदलने में और कम करने में रिजल्ट आती है। कैसे आएगी अभी देखेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, आप बस जुड़े हुए रहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है मजा आ जाएगा। अब किसी ने कहा है कि प्लीज स्लो चलिए, माफी चाहूंगा, क्योंकि देखो मेरा मेरी मेरा इच्छा होती है कि मैं बहुत ज्यादा दूं, और हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी तेज हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आपको दूं कि इतना कि आपको ना फ्री में भी इतना मिल जाए कि आपको मजा आए, ठीक है। तो भगवान करे आपको जो है वो लाभ हो। और स्लो तो मैं चलूंगा, कोशिश करूंगा, और फिर भी मैं आपको जो है कोशिश अपने लेवल पे कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेष राशि, ठीक है ना, एक नंबर, ठीक है। मेष राशि जो है ना, मेष, दो नंबर वृषभ, तीन नंबर मिथुन, चार नंबर कर्क, पांच नंबर सिंह, छह नंबर कन्या, ठीक है। और सात नंबर तुला, आठ नंबर, ये लिख लीजिएगा आपको काम आएगा। ये अपने राशियों के नाम लिखे। अभी क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, राशियों की उदय पोजीशन, राशियां कब कब उदय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये जो है ना पृष्ठोदय, ठीक है, पृष्ठोदय। मेष राशि क्या होती है, पृष्ठोदय उदय होती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है ये वृषभ राशि भी, अभी मैं इसको सबको समझाऊंगा कि पृष्ठोदय होता क्या है, ये ना आप लिख लीजिए, पृष्ठोदय में उदय होती है, ठीक है। और मिथुन राशि क्या है, उभय दो है, ठीक है, उभय दो है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कर्क राशि भी आपकी पृष्ठोदय राशि है। राइटिंग तो मेरी समझ में आ जाएगी शायद, कोई इतना बुरी नहीं है। और उसके बाद पांच और छह, सिंह और कन्या, ये है शीर्षोदय राशि, जैसे इनका नाम है। और कन्या भी है शीर्षोदय राशि,
देखिए अब मैं आपको ये भी लिखूंगा, पहले आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये लिख लिया, लिख लीजिए, इनके बारे में लिखूंगा, ठीक है। पृष्ठोदय का मतलब है अंत में उदय होती है, पृष्ठोदय का मतलब है अंत में उदय होती है, और पृष्ठों का जो अर्थ है वो है क्रूर, यानी कि इसके जो परिणाम होंगे ना थोड़े से क्रूर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि पृष्ठोदय राशियां जो है वो अंत में, यानी कि कोई ग्रह अगर मान लीजिए मेष राशि में बैठा है ना, तो वो मेष राशि जो है उसके परिणाम थोड़े से क्रूर देगी। प्लस जब वो ग्रह वहां पे अंतिम समय में होगा ना, यानी कि जैसे उसकी दशा, अंतरदशा, अभी विंशोत्तरी दशा की बात करेंगे, तो जैसे आप सबको पता हो या नहीं हो, एक हमें क्या होता है ना, कुंडली बनने के बाद हमें जो परिणाम मिलता है ना आज की डेट में, कि भाई आज की डेट में कभी भी तो उस चीज वो परिणाम देता है हमें दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है ना। तो हम जो है मोस्टली यूज करते हैं विंशोत्तरी दशा, जो 120 वर्ष की होती है, ठीक है। तो जो विंशोत्तरी जो दशा होती है ना, वो क्या करती है, हमें परिणाम देती है। तो विंशोत्तरी दशा में क्या है, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चलती है, तो हर ग्रह की एक दशा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें क्या होता है कि जो परिणाम मिलते हैं ना वो इस तरह से मिलते हैं। जैसे मेष राशि में मान लीजिए मंगल बैठा है, स्वराशि का है, अब उसके परिणाम क्रूर होंगे, क्रूर का मतलब है अगर परिणाम अच्छे होंगे ना तो जबरदस्त अच्छे आएंगे। और वो कब आएंगे, मान लीजिए मंगल की दशा है, 7 साल की दशा होती है, ठीक है ना, 5 तो इशारा हो गया, 7 साल की दशा होती है। तो जो 7 साल है ना उसके अंदर अंत में आएंगे, पृष्ठोदय अंत में, यानी कि अगर हम इस दशा को 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि 7 साल को अगर हम 3 भागों में बांट लेते हैं तो हमें परिणाम मिलेंगे लास्ट के 2 सालों के लगभग, ठीक है, 2 कुछ 2.25 सालों के लगभग, यानी कि हम ये कहेंगे इसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला। और वहां पे ही उसके सबसे बेस्ट परिणाम आएंगे, परिणाम पहले भी आएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा पहले नहीं आएंगे, बीच में नहीं आएंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट परिणाम आएंगे ना वो उस समय आएंगे जब वो मंगल की दशा जा रही होगी, यानी कि मेष राशि, यानी कि पृष्ठोदय के परिणाम आगे, यानी कि ये आपको याद है, ठीक है, ये सब याद रहोगे ना तो कल फलादेश में मजा आएगा। जब हम कल का चैप्टर करेंगे ना तो हम जब क्या है कुंडलियां डाल के सीधा फलादेश करेंगे, तो हमें कुछ चीजें आएगी तभी तो करेंगे, नहीं तो फिर क्या आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो आज का जो फ्री सेशन है ना ये इसका लाभ लेना सीखिए। उसी के बराबर मिथुन राशि क्या है, अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब है मध्य में, मध्य में उदय होती है, यानी कि मान लीजिए कि 7 साल की दशा है तो बीच के अंदर उदय होगी, बीच के 2-2.5 साल उसके गोल्डन निकलेगा, बाकी जो खराब। अगर मान लीजिए कि वो ग्रह अशुभ है, मान लीजिए कि मंगल अगर नीच का है, कोई भी ग्रह अगर नीच का है, ठीक है ना, नीच राशियां भी अपन बताऊंगा, थोड़ा सा समय का अभाव है लेकिन मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें दूं इसलिए, ठीक है। एक टेबल और बनाऊंगा अभी, 2 इंपॉर्टेंट टेबल बनाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे उभय देगा मतलब बीच में, जो बीच के जो 2 साल है उसमें उसके बेस्ट परिणाम आएंगे, आगे भी परिणाम आएंगे पीछे भी आएंगे, लेकिन जो बेस्ट होंगे ना वो कोई कहना, जैसे कोई कहेगा यार मंगल की दशा कैसी निकली, मंगल की दशा में मेरे को जो है वो 2020 से लेके और 22 तक बहुत अच्छे परिणाम आए थे, तो उसको वो याद रह गया ना। इसका मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो राशियां है वो राशियां खुद उदय करवाती है ग्रह को, ग्रह को उदय कराती है, तो राशियों का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग तुला राशि को अपन लेते हैं। तो जो तुला राशि है ना वो क्या है कि शीर्ष राशि है, ठीक है ना, मैं शीर्षोदय का नंबर है, शीर्ष लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो बोर्ड के इधर जाएगा ना तो थोड़ा सा बोर्ड पूरा कंप्लीट आ नहीं रहा है कैमरे में, ठीक है। ये शीर्षोदय राशियां हैं और ये पृष्ठोदय राशियां हैं, पृष्ठोदय राशियां, ठीक है। और मकर जो राशि है धनु हो गई, और धनु के बाद 9 10 मकर, ठीक है, पृष्ठोदय राशियां, पृष्ठोदय राशि कुंभ हो गई, शीर्षोदय राशियां, और ये हो गई आपकी जो है वो उभय, उभय दो राशियां, ठीक है। तो उभय दो राशियां हुई, तो इस तरह से सभी राशियों के हम उदय पॉइंट लिख लीजिए, आप अब अपने अनुकूल चेक कर लीजिएगा, जीवन के अंदर आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि इतना ही सच है, देखिए, क्योंकि ये ना क्या होता है ना कि ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना कि कुछ हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो कि घटनाएं इधर उधर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा। अब शीर्षोदय राशि है ना उनके जो परिणाम होते हैं ना, ये क्या उत्तम राशि होती है, इनके परिणाम बहुत उत्तम होते हैं। उत्तम का मतलब है कि मतलब उत्तम तो सभी के ही हैं, लेकिन उत्तम का परिणाम है कि एकदम नॉर्मल लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के। और जो पृष्ठोदय राशि है ना इनके परिणाम बहुत हार्ड होते हैं, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे होंगे, और बुरे हैं तो फिर बहुत बुरे होंगे। और ये जो राशि होती है ना शीर्षोदय, इनके नॉर्मल होते हैं। उभय तो राशियां क्या होता है, इनका मिक्स होता है, मिक्स, मिक्स का मतलब है कि इनका पहला पार्ट जो है वो तो होता है आपका आपका शीर्षोदय का, यानी पहला पार्ट तो उत्तम होता है, सेकंड पार्ट जो है थोड़ा क्रूर होता है, यानी मिक्स होता है इनका, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ये चीजें ये आपने लिख ली है, ये इनके क्या है राशियों के जो है उदय पॉइंट है, ठीक है। अब इनके लक्षण लिख देता हूं मैं, ये आपको फलादेश में बहुत काम आएंगे।
इनको कैसे, अब देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये हमने सीख ली, पीडीएफ बना ली, नोट्स बना लिए, लेकिन इनको अब फलादेश के समय कैसे मार्केट में उतारना है, यानी कि हमको किताब का जो नॉलेज होता है उसको कैसे सॉफ्टवेयर पे उतारना है, सॉफ्टवेयर से हमें रिजल्ट लाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन चीजों को देखना है। शीर्षोदय का उदय पॉइंट क्या है? शीर्षोदय का मतलब है शीर्ष में, माफी चाहूंगा अगर नहीं बता पाया। शीर्ष का मतलब है शुरू में, जैसे कि दशा आई आते ही रिजल्ट आने शुरू हो गए, जैसे दशा आई आते ही उसने जबरदस्त, मतलब ऐसे कह रोड पे हम भाग रहे थे, कुछ नहीं था, पता चला कि हम तो बहुत बड़े कमाल के आदमी निकले, हमें तो ये ऑफर मिला, ये मिला, ये मिला, ऐसे करके हम निकल गए, जबरदस्त रिजल्ट आया। इसे कहते हैं शीर्षोदय राशियां, ठीक है ना। शीर्ष के अंदर उदय होती है, ठीक है। माफी चाहूंगा अगर कोई चीज रिमिस हो जाए तो, ठीक है। अब हम लिखते हैं राशियों के लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मेष राशि, मेष राशि, वृषभ। अब मैं लाइन से नंबर लगा देता हूँ, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ, नए लोग हैं ना उनको पता नहीं चलेगा। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, मकर, कुंभ, आगे सब ठीक है। अब देखिए इनमें से क्या कुछ राशियां जो है ना, इनके लक्षण जैसे चर राशियां होती है, आपने देखा होगा सुना होगा कि जो जानकारी वो चर राशियां यानी चलायमान राशियां, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, पहले देखिएगा, है ना। यानी कि जो राशियां होती है ना, चर होती है, उसके बाद जो है वो आप जो है आपके चर के बाद जो है वो कुछ राशियां जो है वो क्या होती है कि स्थिर राशियां होती है, ठीक है ना। चर हो गई, स्थिर हो गई, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो द्विस्वभावीय राशियां होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन चीजों को देखिए, चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई मशीन लाए, ठीक है, या फिर किसी यात्रा पे गए, तो यात्रा जल्दी 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 हो, वो यानी उसका लाभ मिले, ठीक है ना। उसके बाद स्थिर जो राशियां होती है उसका मतलब है लंबे समय तक, जैसे किसी मशीन की, सॉरी मशीन क्या, जैसे हम कोई मकान की पूजा करते हैं, मकान का प्रवेश करते हैं, या लक्ष्मी प्राप्ति की पूजा करते हैं, तो वो चीजें हमें उसका लाभ मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या होता है कि जो राशियों के जो गुण होते हैं ना, वो इसी तरह से हमारे जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये तो नॉर्मल है, इसलिए अपन इसको छोड़ भी देते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद जो है इनका क्या होता है कि क्योंकि फालतू में अपना समय नहीं लगे और जो है महत्वपूर्ण चीजें मिले। अब दूसरी जो चीज होती है ना, वो होती है इनकी जो है उदय का पॉइंट, यानी कि इनसे नॉलेज कब मिलेगा, नॉलेज कब मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है द्वार, ये होती है बाह्य, बाह्य, और ये होता है आपका गर्भ, ठीक है। अब इसको अपन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इसके सामने फिर द्वार लिखते हैं, इसके सामने फिर बाह्य लिखते हैं, इसका मतलब क्या है समझा देता हूँ, गर्भ लिखते हैं, इसके सामने फिर द्वार लिखते हैं, इसके सामने गर्भ, द्वार, बाह्य और गर्भ। देखो इसका मतलब क्या है, लिख लेना ये सब। मेष राशि जो है वो द्वार राशि है, इसका मतलब क्या कि अगर आपका कोई ग्रह इस राशि में बैठा है, और वो ग्रह अगर मान लीजिए कि अच्छा है, शुभ है या अशुभ है, पहले अपन शुभ की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी आपके द्वार के ऊपर। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेष राशि, अभी अपन उदाहरण के लिए कोई भी राशि हो, अगर मेष राशि में मंगल बैठा है, या मान लीजिए तुल वृषभ राशि में शुक्र बैठा है, ठीक है, तो अब वृषभ राशि क्या है यहाँ पे, बाह्य राशि, ठीक है। तो अभी उसका भी बताएंगे। अभी मेष राशि में मान लीजिए मंगल बैठा है या फिर सूर्य उच्च का हो रखा है, इसका मतलब अब अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी। यानी कि हमने कोई पे टीवी पे देखा, हमें कुछ आइडिया हुआ, या फिर हमने ऐसे लोगों को देखा और देख के हमें कुछ आइडिया हुआ और हमने वहां पे काम शुरू कर दिया और उससे सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब द्वार पे आएगी अपॉर्चुनिटी, काम द्वार पे होगा। अगर मान लीजिए कि मेष राशि के अंदर अगर मान लीजिए नीच का शनि बैठा है, तो फिर वो मिस हैपनिंग भी द्वार पे आएगी, अपने आप ही आएगी, मार पटने के लिए। हमारे घर कोई आया और हमें चूना लगा के चला गया,
हमारी फैक्ट्री में हमारे कोई रिश्तेदार आया, हमसे पैसा मांगा, फिर वो ब्लॉक करके बैठ गया, भागो, खत्म कहानी। हमारे दुकान पे आया, किसी ने चोरी कर दिया, कुछ भी पैसा ले लिया, हमारे माल ले आया, हमें ऑफर दिया, हमारा माल लेके गया, फिर पैसे नहीं दे रहे, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो यानी कि द्वार पे आएगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिएगा, इसका फलादेश करने का यही सबसे इंपॉर्टेंट लाभ देता है। फिर वृषभ राशि, 2 नंबर राशि में मान लीजिए शुक्र बैठा है, जो अपनी स्वराशि का है। इसका मतलब कि कोई बाह्य का मतलब बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, उसे सजेस्ट करेगा। जैसे कि आपका बच्चा है, वो पढ़ रहा है, अब आपके भाई आए, उसके मतलब बच्चे के मामा जी आए, या उसके अंकल आए, या आपके कोई, या उस आपके कोई फ्रेंड आए, उसको कह दिया, यार तू तो बहुत होशियार है, तू ये काम कर, तू ये आईएएस कर, आईपीएस कर, या पीसीएस कर, या तू एमबीए कर, जो भी करना है कर। मतलब उसको कुछ एक लाइन देगा कि यार देख, ये तेरे पास पोटेंशियल है, इसमें ये स्कोप है, ये ऐसा है, ऐसा है, और उससे आपको फायदा मिलेगा, और आपको यहाँ से लाभ होना है, और तू ये कर, वो करता है, और वहां से वो ग्रोथ ले पाता है। और जैसे कि मान लीजिए आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाते हो किसी भी ज्योतिषाचार्य को, चाहे किसी को भी हो, और वो ज्योतिषाचार्य कहते हैं, यार इसे तो डॉक्टर बनाओ आप, इसे तो आप एमबीए बनाओ। तो आपने क्या किया कि राय ली बाहर से, तो बाहरी व्यक्ति ने आपको जो है वो ऑटोमेटिक चीजों को बता दिया, ऑटोमेटिक चीजों को बता दिया, और वहां से आपको ग्रोथ मिल गई जबरदस्त। और इसी प्रकार जो है, अगर कोई नुकसान होना है तो बाहरी व्यक्ति के द्वारा होगा। कोई आपको सजेस्ट करेगा कि यार आप शेयर मार्केट में क्यों नहीं इंटरेस्ट करते, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो ना, आपको नॉलेज है, आपके पास पैसा है, क्या होगा, डूबेगा डूब जाए, तो आपसे को उसी को मिलेगा। बाहरी व्यक्ति ने उसको कहा कि मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी आओ, मैं भी डूब रहा हूँ, तुम भी डूबो, तो वो आएगा, उसको भी डुबा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर की राशि है। इसके बाद होती है गर्भ राशि। गर्भ का मतलब है अंदर से आएगा, यानी कि अपने को बैठे बैठे न हो जाएगा। कई बार देखते हैं ना कि कुछ मूर्ख से मूर्ख लोग भी जो है वो आगे निकल गए, बड़े करोड़पति बन गए, बहुत कुछ कर लिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जब पढ़ते भी नहीं थे, वो गवर्नमेंट नौकरियों में बैठे हैं, बड़े बड़े अच्छे काम कर रखे हैं, पता ही नहीं उनको कैसे आया कि उन्होंने देखा किसी को, और अंदर ही अंदर एक प्लानिंग आ गई, यार हम ये काम क्यों नहीं करते। हमारे गांव से दुनिया भर के लोग सूरत दिल्ली बैठे हैं, काम कपड़ों का काम कर लिया, जो जो स्कूल में हमेशा ही मतलब कुछ नहीं कर रहे थे। मेरे कई सारे दोस्त हैं, कई सारे हैं, ठीक है, उनमें मैं भी एक ही हूँ। हमें भी कुछ नहीं आता था, ठीक है, लेकिन हमारा तो खानदानी काम था, तो उसमें हमने किया। तो ये क्या होता, अंदर से आई चीजें, अपने आप ही आई, और उसने उसमें ग्रोथ प्राप्त की। इसका मतलब क्या है कि जो राशि होती है ना, उसमें जब ग्रह बैठा होता है ना, उस ग्रह के पास अपने आप एक कैपेबिलिटी आती है कि उसे कोई सजेस्ट करेगा। अब आपको जैसे कोई पता चल गया, कोई आपके पास आता है कोई व्यक्ति, यार मेरे लड़के को बताओ, है ना, तो आपने देखा कि यार उसका दशमेश जो है, उसके अंदर वृषभ राशि आ रही है, और उसमें जो है वो ग्रह बैठा है, कोई भी जो भी ग्रह बैठा है, तो बाह्य लोग बताएगा, और उसे बाह्य लोगों से ही फायदा होना है। घर के लोग कहेंगे ना कि यार तू ये कर ले, वो नहीं होगा, बाहर के लोगों ने से ही फायदा होना है। तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको सजेस्ट करेंगे। और एक जो गर्भ वाला होगा ना, वो आएगा ही नहीं। और द्वार वाला होगा तो क्या होगा, उमेश राशि का मालिक है मंगल है, उमेश राशि की अग्नि तत्व राशि है, वो बैठा रहेगा, उबाशा लेता रहेगा, अपने आप ही अपॉर्चुनिटी चल के आएगी और उसको बता के जाएगी। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जब हम फलादेश करेंगे उसमें लाभ होगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या होता है कि यहाँ पे इनके क्या होते हैं कुछ, जो है वो प्रकृति, जैसे हम सब लोग बने हैं ना पंच तत्वों से, तो हमारे पास 3 चीजें होती है, जैसे रज सत्व और तमस होता है, उसी प्रकार धातु मूल और जीव होता है। हम लोग क्या है, धातु मूल और जीव में बंधे हुए हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, धातु मूल और जीव। ठीक है, इसी प्रकार इनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप लिख के अपना क्यों लगाए समझ, फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी। धातु मूल और जीव, ठीक है, धातु मूल और जीव, धातु, देखिए धातु का मतलब क्या है, जो सोना चांदी जो है वो है, ठीक है ना, वो धातु मान जाता है। कुछ हद तक अपन शरीर में हड्डियों को भी ले लेते हैं, और कुछ हद तक हम अपने शरीर के अंदर जो वीर्य है उसको भी धातु के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना, वो अब डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली धातु का। अब मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है और वो नीच का बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो आप ये कह सकते हो, कोई आदमी आता है तो ये कह सकते हो कि यार तुम्हारे को जो नुकसान होने का योग बन रहा है। अब धातु राशि है ना मेष राशि, यानी कि तुम्हारे कुछ फैक्ट्री में कुछ चोरी, या कोई तुम्हारे जो है वो मान लीजिए कि घर घर में कोई सोना चांदी, ठीक है, या कोई सामान, इस तरह की चीजें का चोरी होने का योग बन सकता है, या इस चीजों का नुकसान होने का योग बन सकता है। जैसे कि कोई मशीन थी वो टूट गई, गिर के टूट गई, तो यानी कि धातु यहाँ पे काम करती है। मूल का मतलब क्या है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, खाने पीने के सामान है, ठीक है ना, या जो हमारे गार्डन बगीचा है,
उन सब चीजों को अपन मूल कहते हैं। जो हमारी जरूरत वाली चीजें हैं उनको मूल कहते हैं। अब इसमें कपड़े भी आ जाते हैं, ठीक है ना, इसमें कपड़े भी आ जाते हैं। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में उसमें अपनी गाड़ियां भी आ जाती है। गाड़ियां जो है ना वो धातु नहीं है, ठीक है ना, सॉरी वापिस आऊंगा, गाड़ियां धातु है। मूल के अंदर हमारे कपड़े आ गए, मूल के अंदर हमारे कपड़े आ गए, और जीव के अंदर हमारा खुद का शरीर आ गया। अब मान लीजिए कि मिथुन राशि में ग्रह है और वो यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मिथुन राशि के अंदर मंगल बैठा है, तो वो क्या करता है, मंगल जो है वो क्या कर रहा है, वहां पे अशुभ है, तो वो क्या करेगा कि वो शत्रु राशि में, वो अशुभ है, तो वो क्या करेगा, जातक को बीमारी देगा, नर्वस सिस्टम की बीमारी, एक्सीडेंट, चोट, इसकी बीमारी, क्योंकि वो जीव पे चोट मारेगा, ठीक है ना, या उसके परिवार में कोई व्यक्ति है उस पर चोट मारेगा। तो इसी प्रकार आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे धातु मूल और जीव के अनुकूल जो है वो फलादेश करना है। जैसे कोई ग्रह किसी राशि में बैठा है तो आपको दिखना है कि ये ग्रह जो है ना वो उदय तो होगा लेकिन एंड में होगा, ये आपको पता चला। अब आपको ये पता चला कि वो जो ग्रह है वो क्या है कि घर पे जैसे किसी का चोट लगनी है तो स्वयं जो है वो घर पे ही उसके ऊपर कुछ गिर जाएगा या कुछ चोट लगेगी, या बाहर के किसी व्यक्ति के साथ लगेगी, या उसको जो है वो पेट के अंदर अपने आप ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से आइडिया किसको होगी, धातु मूल और जीव को होगी। तो ये चीजें हमें आइडिया मिला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तीसरा जो पॉइंट होता है ना वो होता है कि मेष राशि क्या है कि क्रूर राशि है, क्रूर राशि है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे क्रूर राशि है, और ये क्या है, सौम्य राशि है, ठीक है ना। तो क्रूर और सौम्य का मतलब क्या होता है कि अगर मेष राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा तो उसके परिणाम बहुत क्रूर और तीव्र गति से होंगे, मौका नहीं देंगे, वो समझने का मौका नहीं देंगे आपको सीखने का। और वृषभ राशि से होंगे तो उसके क्या होगा, सौम्य होंगे, धीरे धीरे होंगे, आपको आइडिया होगा, आप उसको समझ पाओगे, उस तरीके से इसके परिणाम आते हैं। तो इनको आप कंटिन्यू कर लीजिए, जैसे क्रूर, ठीक है ना, और सौम्य, इस तरह से आप सभी को भर लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से सारों को भर लीजिए। तो यानी कि ये इस तरह से चीजों को चलती है, ठीक है। अब एक चीज और इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, होती है सम और विषम राशि, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये मेष राशि, ये क्या है ना, विषम राशि है, आ रहा है ना बोर्ड में, हाँ, और ये है आपकी सम राशि। इनको ऐसे ही भर लीजिए, फिर वापिस विषम और फिर वापिस सम, ठीक है ना, इनको कंटिन्यूटी कर लीजिए वापिस, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि विषम राशियां जो है ना वो किसको दिखाती है, वो दिखाती है हमारे अंदर के पुरुषार्थ को, ताकतवर। मेष राशि वाला कहता है ना कि मैं बात नहीं सुनता किसी की, मेरे पास ताकत है, मेरे को दम है, मेरे को नहीं लेना कॉम्प्रोमाइज, मेरे को तो करना है तो करना है। इसका मतलब ये विषम राशि के जो लोग होंगे ना, जैसे कि 1, 3, 5, और आपका 5 के बाद 7, फिर आपका 9, फिर आपका 11, ये लोग क्या होंगे, थोड़े से विषम यानी कि पुरुषार्थ दिखाने वाले, मेहनती, कुछ इस तरह के जो कठोर निर्णय ले, क्योंकि क्रूर राशि है, कठोर निर्णय लेंगे, तो ये चीजों को दिखाता है। उसके बाद सम राशि वाले क्या होता है, ये सरल होते हैं, सुंदरता को दिखाते हैं, सौम्यता को, आराम से करते हैं चीजों को, जो है मेंटेन करते हैं, उसके बाद काम करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्रूर राशि वाले क्या है कि महंगी गाड़ी लाना, शोबाजी करना, ये क्या होंगे, गाड़ी तो महंगी लाएंगे लेकिन वो उस लेवल की नहीं लाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ने खरीद ली थार दिखाने के लिए, और इसने क्या है कि उतने ही पैसों की दूसरी गाड़ी खरीदी जो लग्जरी है, अच्छी है, दिखने में सरल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें विषम और सम, ये चीजें इन चीजों को दिखाती है, यानी क्रूरता को, पुरुषार्थ को और सरलता को, ठीक है ना। तो उस तरह से अपन आइडिया लगा सकते। इसी के साथ दिशाएं भी होती है, दिशाएं, ठीक है ना, यहाँ पे है ना, हाँ। तो ये मेष राशि जो है ना वो पूर्व की दिशा को दिखाती है, पूर्व, ठीक है। इसका क्रम जो है ना वो ऐसे चलता है, ठीक है ना, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ठीक है ना, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। याद रखिएगा वास्तु के अनुकूल अलग मैटर है, इसलिए इनमें उलझने का नहीं है। वास्तु के अनुकूल अलग है, इनका अनुकूल है। ये प्रश्न कुंडली में भी काम आती है, ये जो है आपका जो है वो धर्म, काम और मोक्ष में भी काम आती है, ये आपकी पूजा पाठ में भी काम आती है। ये अलग मैटर होता है इनका, वैदिक ज्योतिष का अलग है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो यानी कि, और इनको फिर कंटिन्यू कर दीजिए नीचे, ठीक है ना। तो यानी कि हमने क्या देखा कि ये इसकी जो टेबल हमारे, देखो कितनी बड़ी टेबल हो गई, ठीक है ना। अभी इसमें क्या है कि आपका जो है वो, जैसे ये जो हो गए ना पूर्व, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मेष राशि जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो है पूर्व की दिशा की तरफ हमें लाभ मिलेगी। यानी जैसे होता है कहते हैं ना, मुझे मेरा भाग्य उदय कहाँ होगा, पूर्व की दिशा में चले जाओ, वहां पे आपका भाग्य उदय होगा, ये आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, तो ये हमें क्या है, पूरी टेबल मिली। इससे क्या हमें राशियां मिल गई, जब हमें राशियां मिल गई ना तो हमें बहुत कुछ मिल गया। अब हमें क्या मिला, देखिए हमें ग्रह मिले हैं,
भाव मिले हैं, राशियां मिली है, और इसके साथ होते हैं नक्षत्र। नक्षत्र, ठीक है ना। तो नक्षत्र तो बहुत ज्यादा है, तो उसको अभी समझाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है वो क्या करता हूँ कि जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो ग्रह है, ठीक है, जैसे हमारे ग्रह और भाव, ठीक है ना, मैं आपको ग्रहों ग्रहों के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं लिखता हूं आपका केतु। लाइन, हमेशा लाइन से लिखिएगा ग्रह केतु को, ठीक है। अब केतु जो ग्रह है ना, इसकी कोई राशि नहीं है, और ना ही ये क्या है, ये उच्च का और नीच का जो है, मतलब इसके क्या है, लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि ये 9 नंबर राशि में उच्च का होता है, ठीक है ना, ये वृषभ राशि में नीच का हो जाता है, ये मिथुन राशि में नीच का हो जाता है, लेकिन इसका कोई पक्का कहीं पे कुछ नहीं है, पक्का। फलित ज्योतिष में, दीपिका में ये लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अपन इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये उच्च का नीच का, राहु और केतु का कुछ ऐसा प्रॉपर लाइन नहीं है, इसलिए, क्योंकि इसलिए अपन इसको क्या है अभी छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास जो ग्रह आ जाते हैं ना, केतु के बाद जो हमारे पास ग्रह आ जाता है वो है शुक्र। तो शुक्र की जो राशि हमने बताई थी वो आपने लिखी है। ये आपका जो है वो उच्च का जो है ना, उच्च का होता है आपका जो है वो मीन राशि के अंदर, 12 नंबर का मतलब है मीन राशि, ठीक है ना। और नीच का जो है वो होता है आपका 6 नंबर कन्या राशि, ठीक है ना, नीच का, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, उच्च का मतलब क्या होता है कि ग्रह अपनी पूर्ण ताकत पे है, यानी कि उसको क्या है कि भयंकर बल मिला है और वो पूर्ण ताकत में है, अब वो रिजल्ट देगा, इसे उच्च का कहते हैं। नीच का मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वहां पे, उसके गुण उसके कार्य तत्व के अनुकूल नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज को देखिए, शुक्र क्या है कि मीन राशि क्या है ना, खर्चों को दिखाती है, और शुक्र खर्चों का कारक है, शोबाजी का कारक है। तो मीन राशि खर्चों करती है, तो शुक्र वहां पे कंफर्टेबल है। कन्या राशि क्या है, रोग ऋण और शत्रु है, प्लस क्या है, ब्याज की कमाई, ये सब चीजें और कंजूसी को दिखाती है, तो वहां पे काम का नहीं है शुक्र, तो इसलिए वो वहां पे नीच का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद शुक्र के बाद आ जाता है आपका सूर्य, ठीक है। तो ये उच्च का अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, और ये नीच का पार्ट है। तो शुक्र जो सूर्य जो है वो उच्च का होता है आपका जो है वो मेष राशि, और नीच का होता है आपका 7 नंबर तुला राशि। उसके बाद आ जाता है आपका चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है वो 2 नंबर में उच्च का होता है, 8 नंबर में नीच का होता है। इसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल आ जाता है। मंगल जो है उच्च का होता है 10 नंबर में, और नीच का होता है 4 नंबर में, है ना, बोर्ड में। और उसके बाद जो है वो आ जाता है आपका, मंगल के बाद जो है वो आ जाता है राहु। राहु हमने छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है आपका गुरु, ठीक है। ये उल्टा है, 4 नंबर में उच्च का और 10 नंबर के अंदर नीच का, ठीक है। और गुरु के बाद जो है वो हमारा ग्रह आ जाता है यहाँ पे शनि, ठीक है। शनि जो है वो सूर्य के उल्टा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, 7 नंबर में उच्च का और 1 नंबर में नीच का, ठीक है। उसके बाद शनि के बाद जो है बुध, ये क्या है, शुक्र के उल्टा है, शुक्र के उल्टा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका जो है वो आ जाता है यहाँ पे है ना, कन्या राशि के अंदर उच्च का और मीन मीन राशि के अंदर नीच का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझा हमने, ये हमारे उच्च के और नीच के ग्रहों की ताकत है, ठीक है। अभी समय को इतना ही लेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा। कल थोड़ा सा समय लेके इसमें अपन जो है वो कुछ और चीजें, जैसे ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग हम आगे चल के और फिर उस समय में फलादेश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे आज के दिन में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो हमें समझ में आएगा। हमारा मतलब क्या है कि आपको देना, ऐसा देना कि जिससे आपको फलादेश मिले। आज जैसे मैंने आपको राशियों के बारे में बताया, बहुत कुछ आपको पता चला होगा कि हम जब फलादेश करते हैं तो इन माइनर पोजीशन को यूज करते हैं, तो हमें लाभ होता है, ठीक है ना। जैसे हम पंचांग की चीजों को भी यूज कर सकते हैं, पंचांग में तिथि होती है, नक्षत्र होता है, कर्ण होता है, योग होता है, तो ये सारी चीजें अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि ये अपन ने इतना कर लिया ना, बहुत कुछ कर लिया। कल हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ग्रह मैत्री को लेंगे, ग्रह मैत्री मतलब ग्रहों की मित्रता शत्रुता लेंगे, उसके बाद सीधा कुंडलियों पे थोड़ा सा फलादेश करेंगे, और थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि हम फलादेश करने के अंदर निकटतम आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। निहाल जी। ठीक है। हाँ। ओके। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। इससे पहले Q&A स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। क्या भी लकी ड्रॉ होना बाकी है, जैसे कि बताया गया है, प्रॉमिस किया गया है, जिसमें आपको 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट है, और ये सिर्फ एक इंकरेजमेंट है, क्योंकि आप लोग
अपना समय देते हैं, क्लास में आते हैं, इतना कुछ जानते हैं, सीखते हैं। तो इसीलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है कि आपको बहुत कुछ मिले क्लास से। तो ये एक इनिशिएटिव है येट अगेन, आज के इस सेशन में ये होने वाला है। और आज का सेशन जो था वो बिल्कुल फ्री सेशन था, जिसमें वाकई में बहुत कुछ बताया गया आप लोगों को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारा चीज होता है जो ये सब लोग बोलते हैं बेसिक है, पर मेरा ये मानना है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बेस है, ये जड़ है। अगर ये जड़ आपका कमजोर होगा तो आगे का जो चीज है, आगे का जो ज्ञान है, भले ही आप उसको समझ जाएंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं आएगा, एक्सपर्टाइज नहीं आएगा। तो आज काफी कुछ सीखने को मिला, ग्रह के बारे में, राशि के बारे में, उच्च नीच के बारे में, ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है, राशियों का स्वभाव कैसा होता है, नक्षत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला। साथ ही साथ कौन सा घर क्या रिप्रेजेंट करता है ये पता चला। और इसका नोट्स भी आपके पास आने वाला है, बिल्कुल सेपरेट पीडीएफ नोट्स, हिंदी में और इंग्लिश में। कल शाम तक आपको आप लोग सभी को मिल जाएगा। एंजॉय कीजिए, नोट्स भी पढ़िएगा, और नोट्स से भी आप सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है। और नोट्स कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये हमारा टीम मेंबर बैठ करके 3-4 घंटा लगा करके बनाता है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साथ ही साथ क्लास का रिकॉर्डिंग तो है ही, तो अगर आपका कुछ भी छूट गया है, या अगर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं क्लास में बताया गया लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्किप हो गया, तो पूरा रिकॉर्डिंग आपके पास है। पॉज करके, प्ले करके, स्लो करके, 1 बार, 2 बार, 5 बार, जितना बार देखना है आप उस टॉपिक को देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और जितना पॉसिबल नॉलेज हो उतना पॉसिबल नॉलेज ले सकते हैं। किसी भी चीज को दोबारा रिपीट करना क्लास में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, अदरवाइज क्लास 12-1 बजे तक चला जाएगा, उसका पर्पस भी सर्व नहीं होगा, और सब कोई अनकंफर्टेबल होगा अगर क्लास इतना लंबा होगा तो। सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, स्पेशली बहुत कुछ कवर हुआ है आज के तो क्लास में, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक बेसिक कवर हुआ है, जो काफी लोग बेसिक्स में भी नहीं बताते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो वी होप दैट यू ऑल एंजॉयड टुडेज ग्रेट सेशन बाय नरेंद्र सर। और कल फिर से क्लास है 9 बजे, ध्यान रखिएगा। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल नक्षत्र के बारे में बात होगा, फलादेश करेंगे, कैसे फलादेश हो सकता है वैदिक प्रेडिक्शन मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और साथ ही साथ बहुत सारा सरप्राइज है, गिव अवे है, बोनस है, रेमेडी है आप लोग सबके लिए कल के सेशन में। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद भी जुड़िए, और आप क्लास का लिंक, ये जूम लिंक अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, मेंबर को, जिनको भी सीखने का इच्छा हो वो आप उनको दे सकते हैं, और इस फ्री सेशन में आप ज्वाइन करा सकते हैं। और एक चीज आप देख सकते हैं, क्या आपके जूम चैट बॉक्स पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है? ये लिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको नोट्स आने वाला है, रिकॉर्डिंग आने वाला है, कल के क्लास का लिंक आने वाला है, और बाकी सारा इंफॉर्मेशन आने वाला है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप सिंगल पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो काफी लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे तरीके से इसको बताने का यही पर्पस है कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बस जस्ट एक रिमाइंडर कि अभी सेशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड जो आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है वो अभी बाकी है। तो यहीं पे बने रहिए। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। और कभी कभी अगर कोई बोलता है कि सेशन अच्छा है, गुड क्लास है, तो एक ट्रेनर के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होता है, और बहुत अच्छा फीडबैक होता है। ये हमारे जोश को बढ़ाता है, उत्साह को बढ़ाता है, और हमें और बेहतर प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल फीडबैक। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ले पाना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी जितना पॉसिबल हो सके एक एक क्वेश्चन करके लेंगे, ताकि सबको चांस मिले, फेयर चांस मिले। और काफी सारे क्वेश्चंस आगे चल के आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो पाएगा सर के लिए आपको नॉलेज देने का वो कोशिश करेंगे रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चंस। डॉक्टर सलीम बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जी। सर ये पूछता था, ये ऊंच का और नीच का होता है तो इन रिलेशन टू व्हाट, ये ऊंच और नीच और इसका कुछ डिग्री भी होता है हाँ, तो इनकी इनकी वो- डिग्रियां भी होती है, इनकी डिग्रियां की परम उच्च होता है, परम नीच होता है, सब कुछ होता है। पर वो उन रिलेशन टू व्हाट ऊंच और नीच, कुछ
what वो भी when क्या है it ना is कि देखो, unch or वो when it बहुत is ज्यादा क्या niche? होता है ना, हर चीज का क्या होता है कि उसके पीछे जाना पड़ता है ना, तो उसमें क्या है बहुत टाइम लगता है। और वो क्या है कि थोड़ा सा जैसे अभी नए लोग हैं, बेसिक लोग हैं, तो इसमें Okay, थोड़ा okay, उलझ okay, जाते हैं। इसलिए मैं ना अभी यहाँ पे अपन ने क्या उच्च नीच को एकदम डायरेक्टली बड़े लेवल पे लिया है ना। जैसे मैंने कहा ना okay, कुछ okay. चीजों के बारे में कि हाँ जी, हाँ इतना सा होने से ही सब कुछ नहीं था। उच्च का ग्रह होने से वो अच्छा नहीं होता, नीच का ग्रह होने से बुरा नहीं होता। ठीक है ना, ये भी है। जी, हाँ जी। लेकिन अभी अपना Okay, क्या है कि सेशन एक दिन 2 ही दिन का है ना, इसलिए अपन का कोशिश होता है कि बेसिक अभी आपको ये पता चल गया ना उच्च का नीच का, फिर आपकी खुद की रिसर्च होती है और उस रिसर्च को आप आगे बढ़ाते हो। जरूरी नहीं है कि आगे जाके हम कोई कोर्स लाए करें, वो सब चीजें अलग बात है, लेकिन आपको ये okay, आइडिया okay. हो गया रिसर्च पे आगे काम। हम्म। और ये सर वैदिक में जैसे, और ये दूसरी जो अपना नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में जो बेसिक डिफरेंस क्या है, जो आपने जो जो चार्ट कुंडली बनाया है, वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस 1 2 3 4 5 6 जो कुंडली में जो स्थान है नहीं राशियों नहीं, के, वैदिक ज्योतिष तो मेर मूल ग्रंथ है, वही बेसिक है, वही सब कुछ है। नहीं तो दूसरी जो एस्ट्रोलॉजी है ना वैदिक के अलावा सब, भी तो। हाँ केपी है, आपका जो है वो लाल किताब है, आपके अच्छा, इसके अलावा जो है वो भृगुनंदी नाड़ी भी है। अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग जो है नियम है ना, समझ गए ना, ओके, उसमें कोई ऐसा नहीं है, सब अपनी जगह महान है, कोई ऐसा ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू वेरी ओके, मच। और टू ओके। बी वेरी वेरी फ्रैंक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक समुद्र है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डीप है। आप जितना अंदर जाएंगे, आप अगर बोले तो डूब ही जाएंगे, इतना गहराई है इसमें। तो अगर तैरना है तो धीरे धीरे सीखते जाइए। एक बार में अगर बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, कंफ्यूजन होगा और कहीं ना कहीं एक होता है कि नहीं हम नहीं सीख पा रहे, ऐसा फीलिंग आ सकता है। पर धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यही पर्पस होता है किसी गुरु का, किसी टीचर का पर्पस यही होता है कि आपको सही तरीके से एकदम लास्ट तक, एंड तक ले जाए, ताकि आपका जर्नी जो हो वो लर्निंग हो, एक्सपीरियंस वाला हो और आप सीखे, ना कि आप परेशान हो जाए या आपको ऐसा फीलिंग हो कि आप नहीं सीख सकते या नहीं कर सकते। एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, प्रोवाइडेड आप फॉलो करते हैं क्लास को, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, धैर्य रखते हैं और पेशेंस रखते हैं। संदीप जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। सबसे नमस्कार। पहले आपको बधाई और धन्यवाद। मैं संदीप सवई इंदौर से बोल रहा हूँ। हम्म। बहुत अच्छा आपने बेसिक चीज बताई, लेकिन बहुत बारीकी से कई चीजें, नई चीजें हमें पता लगी है इसके अंदर। सर मेरा प्रश्न ये था कि आपने जो दशा जब आप समझा रहे थे, क्योंकि दशा ग्रहों के हिसाब से होती है कि मैं मंगल की दशा चल रही है या किसी की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, लेकिन आपने जो राशियां लिखी थी हम्म। उनके सामने अभ्योदय या शीर्षोदय ऐसा लिखा था यानी, उसके हम्म। हिसाब से आपने कहा था कि वो दशा के पीरियड में शुरू में उसका रिजल्ट आएंगे, बीच में आएंगे, आखिर में आएंगे यानी। हम्म। तो दशा तो चूंकि ग्रहों की होती है, तो जैसे मंगल की दशा के बाद यदि आपने मेष, मंगल मतलब मेष का जो लिखा है अभ्युदय या शीर्षोदय, उसको पकड़ना है, यही सही है ना सर? मंगल मान लीजिए कि मेष राशि में बैठा है, ठीक है, तो इसका नहीं नहीं, मतलब यह है कि जिसकी दशा चल रही है वो किस राशि में बैठा है उसको पकड़ना है, उसको कि उसकी उसको मूल पकड़ना राशि है, को पकड़ना उसी है? नहीं नहीं उसको पकड़ना है, किस अच्छा, राशि में वो बैठा है, जिस क्योंकि राशि वो में बैठा है। राशि उसको चलाएगी ना। भाई अच्छा, वो राशि उसको चलाएगी। आप करेक्ट, करेक्ट। एरोप्लेन में बैठोगे तो तेज स्पीड से बैठोगे, गाड़ी में बैठोगे करेक्ट, तो करेक्ट, अपनी करेक्ट। स्पीड से, है ना, उस हिसाब से है। जो राशि की दशा चल रही है वो राशि, वो ग्रह किस राशि में बैठा है उससे जिस पता ग्रह नहीं। की दशा चल रही है वो किस राशि में बैठा है वो उसके अनुकूल होगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात। और एक छोटी सी बात थी कि लग्न कुंडली पावरफुल होती है या चंद्र कुंडली, है चंद्र को वहां लग्न स्थान पे लाने से वो ज्यादा पावरफुल होती है, किसको प्रिफर करना चाहिए सर? चंद्र कुंडली कहाँ से बनी है आप बताओ। चंद्र कुंडली मतलब चंद्र की जो स्थान है उसको घुमा के वापस लग्न स्थान पे ले आते हैं। चंद्र कुंडली का मूल जो है वो बेस तो लगन कुंडली है ना। हाँ, उसको घुमा के, तो लेकिन फिर घुमा देते हैं तो उसे। घुमाना घुमाना रोटेशन करना चंद्र कुंडली नहीं है। घुमाना रोटेशन ओके, करना चंद्र कुंडली सिर्फ आपका मानसिक विचारों को दिखाती है बस, और कुछ ओके, नहीं। ओके। आपका तो जुड़ाव है लग्न, किससे वो दिखाती है, मेन बेस जो है वो लगन कुंडली है बस। ठीक है ठीक है, ना। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच संदीप सवाई जी। और काफी डीपली आप लोगों ने क्लास को सुना है, क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो बहुत कुछ जानने का इच्छा है आप लोगों को, जिसको हम लोग आने वाले समय में जरूर जिसका हम लोग आने वाले समय में जरूर ध्यान रखेंगे। और हर सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में, बहुत ही डीपली, बहुत ही ब्रीफली, विद नोट्स, विद मेनी मेनी एडिशनल मटेरियल। और Q&A का सपोर्ट तो हमेशा रहेगा ही। तो वील बी मूविंग वेरी वेरी क्विकली अहेड, समय बहुत कम है और लकी ड्रॉ बाकी है, कहीं मत जाइएगा अगर आपने इतना वेट किया है। और एक चीज और, बहुत जन समझते हैं कि Q&A में कुछ नहीं है, पर ये एक बहुत ही गलत धारणा है। Q&A में
ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है जो आपके नॉलेज को इनहेंस करता है, प्लस आपका खुद का वो क्वेश्चन होता है जो आपके मन में चल रहा है, जो सॉल्व हो जाता है। इसीलिए Q&A को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत एसेंशियल है। संगीता जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। मेरा भी एक क्वेश्चन यही है कि जो आपने बताया था कि राशियों का अम, अम, ये जिसमें द्वार और धातु मूल, तो ये हमें लग्न की राशि देखनी है कि 10वें भाव की देखनी है कि दशा की स्थिति में जो राशि होगी वो मैं देखनी आपको है? कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, कल की क्लास आएगी ना उसमें प्रैक्टिकली समझा दूंगा। अभी आपका प्रश्न जो है थोड़ा सा कमजोर है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया है ना, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। नए नए लोगों के साथ ऐसा होता है। आप चिंता मत करिए, कल का क्लास और लीजिए। कल की क्लास में इसको मैं प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्या ये अभी जो बताया गया है ये अपने आप में नया भी है, बहुत जन के लिए नया भी होगा, नहीं भी है तो भी इसमें बहुत गहराई है अभी जिसको समझना है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। तो अ, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, जानने के लिए, और आने वाले समय में जितना संभव हो पाएगा हर प्रयास रहेगा कि आपको आज की तरह और भी बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिले। लोहिया जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। सर आज का क्लास तो बहुत ही बेहतरीन क्लास था। ये चीज जो सर आपने बताया ना, जो राशि के बारे में, ये एकदम यूनिक चीज बताया है सर। ये पहली बार ये सुना है सर। आज तक हम लोग भी कोर्स किए लेकिन ये चीज कभी नहीं सुना जो आपने बताया राशि से रिलेटेड। ये कि बेसिक है उदय ना, है, ये शीर्षे है। ग्राउंड पे पकड़ होने की होता है। हाँ सर, ये जो जिससे हम लोग उसका फलदश निकाल सकते हैं, ये चीज मैं कभी तक नहीं सुना। आज ही मैंने आपकी क्लास में ये चीज सुना है सर। और सर दूसरी चीज है कि आप ये जो बताए ना शीर्षिया या राशि से जो रिलेटेड बताए, तो उसके बाद में सर नक्षत्र भी इसमें देखते हैं सर। नक्षत्र के हिसाब से ही हम लोग पूरा उसका रिजल्ट देख पाएंगे ना, सब ऐसा है चीजों ना को सर? एक साथ लाएंगे तो जिस रिजल्ट आ जाएगा। कोरिलेट पूरा करना पड़ेगा सर नक्षत्र को भी लेकर, है ना? जरूर जरूर। आप और तो सर दूसरी कल बात है का सेशन और कि लीजिए। आपको हम जब कुछ चार्ट लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और मान लीजिए कि सर ये जो जो भी फल देगा वो तो मान लीजिए जिस ग्रह की दशा चलेगी उसके हिसाब से वो प्लेनेट आपका देगा, हम्म। है ना? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा था आज का क्लास। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी धन्यवाद, मच। धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो अभी फलादेश की तरफ ध्यान ही नहीं देना है प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी फलादेश में टाइम लगेगा। अभी बोले ना क्या मतलब, जो बेसिक्स है, जो ब्रिक बिल्डिंग है, उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं प्रेडिक्शन पर, वो काम नहीं आएगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो प्रेडिक्शन अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि इसी का आउटपुट है प्रेडिक्शन। तो ये जानना और समझना बहुत आवश्यक है, हड़बड़ी नहीं करना है, पेशेंस के साथ सीखना है, और यकीन मानिए और विश्वास रखिए, अगर आप टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए और इसमें मास्टरी हासिल करने के लिए। ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। पर कोई जादू नहीं है, मेहनत और एफर्ट आपका होगा और साथ हमारा होगा हर जगह, हर मोड़ पे, ताकि आप सीख पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, समय बहुत कम है। शिक्षार्थ शिक्षार्थ अवस्थी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर बहुत बढ़िया सेशन लगा। बस एक क्वेश्चन ये था, जैसे लग्न में 9वीं राशि में केतु बैठा है, तो जैसा आपने बताया कि लग्न की राशि हम लोगों का पिछले जन्म का बताती है, तो 9वीं राशि में केतु लग्न में बैठ के हमको पिछली राशि के पिछले जन्म के बारे में क्या बताता है? पिछले जन्म के बारे में नहीं है, माफी चाहूंगा, आपने गलत सोच लिया है। कोई ग्रह जैसे अशुभ हो जाता है ना, मतलब जैसे जैसे धनु राशि के अंदर जैसे क्या है ना, केतु को उच्च का माना जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, ध्वज जी योग होता है वो एक तरह से। तो आपका क्या था, वो व्यक्ति क्या है, अपनी सोच को प्रखर रखता है और मजबूत रखता है, उसने सोच लिया वो करता है। तो ये आपको क्या है, एक पावर मिली है पिछले जन्म, कह सकते हैं, अपने कर्मों से, अपनी कॉन्फिडेंस से। आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक थैंक है, यू सर, ओके। बस यही चीज। मीनाक्षी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मैम अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा, मेरे से गलती से वो। मीनाक्षी मैम खुद को नहीं, आपका तो ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है। आप ऑडियो भी कनेक्ट कीजिए मैम। आपका वीडियो चालू है पर आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी राठी जी, हाँ हो गया, हो गया, हो गया। आप कीजिए अनम्यूट, कर लीजिए अनम्यूट।
मीनाक्षी राठी जी अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए मैम। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। इनका एक दूसरा दूसरा कनेक्ट है, वो कर दीजिए। इनका एक दूसरा है ठीक, ना, हाँ दूसरा हाँ हाँ, मीनाक्षी मैम दूसरा वाला जो डिवाइस है उसको ऑन कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जो घर खाली होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, वो भी जिसमें अपने कोई अपने ग्रह नहीं बैठा वो होता भी है? अपने घरों से देखे जाते हैं। जब कोई ग्रह परिणाम देता है तो अपनी राशियों का परिणाम देगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसकी। तो मतलब वो जो नंबर बैठा है, जो भाव बैठा है, वो ग्रह का वो देगा? हाँ, जैसे कोई भाव है, उसमें कोई राशि है, ठीक है, वृषभ राशि है, तुला है, जो भी है, तो उसके परिणाम उसके ग्रह देंगे ना। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली देते हैं। हाँ, वो उसके उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वो ऊंच और नीच के नहीं होते हैं? भाव कभी उच्च नीच के थोड़ी ना होते हैं। अभी आप थोड़ा सा रुकिए, कल का सेशन और ज्वाइन करिए, आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा आपको क्या है, बेसिक्स आपका थोड़ा क्लियर नहीं है ना, इसलिए उसमें कोई दोहराई नहीं है। नए लोग होते हैं तो अच्छा होता है। थोड़ा कल का सेशन और लीजिए, आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। ओके, धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी। और काफी सारा एडिशनल मटेरियल भी ग्रुप में शेयर किया गया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वो बेसिक नोट्स है जो आपको बहुत मदद देने वाला है। और तो क्लास का नोट्स कल आएगा ही, तो सब कुछ को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कुछ भेजा गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने देखा ही नहीं, तो ये सीखने का पर्पस सर्व नहीं करता है और इस तरह से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो तत्परता के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आगे का सफर आपका बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा हो, और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लोगों ने सीखा है और बहुत ऊंचाई हासिल किया है, बहुत सुंदर प्रेडिक्शन करते हैं। तो आप भी कोई अलग नहीं है उनसे, आप भी बिल्कुल ये कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। खुशबू राणा जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए मैम। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो विल बी प्रोसीडिंग अहेड। वंदना जी, खुद को अनम्यूट कर हाँ लीजिए। जी सर, हाँ हाँ, मुझे बोलिए बोलिए एक बोलिए क्वेश्चन बोलिए पूछना था। हेलो बोलिए हाँ मैम, बोलिए। सर, बोलिए। मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, मेरी राशि का जो नाम है वो नील है और वैसे मेरा नाम खुशबू है। तो मुझे अपना नाम को अगर मैं चेंज कराना चाहती हूँ तो मैं कैसे कराऊँ? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी रुक जाइए। अभी ये प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे अभी पार्ट्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके लिए इसलिए क्षमा चाहूंगा। अभी अपन बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, कल अपन फलादेश करेंगे, उसमें जरूर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। ये अब अलग पार्ट्स है, ये अष्टक वर्ग का पार्ट होता है, ठीक है ना, हमारा पार्ट्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ठीक इसलिए है, जब तक ओके। नहीं, ये प्रश्न का उत्तर थैंक यू देना सर। अपने अपने आज के सेशन से बाहर है ना, इसलिए। ओके। ओके, आप कल का ठीक है, सेशन करिए, उसमें जरूर बताएंगे अगर होगा तो। ओके, थैंक यू वेरी मच खुशबू मैम। और काफी लोगों को लग रहा है क्या उनका पर्सनल क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो वी आर इन दिस लर्निंग फोरम, तो बुरा मत मानिएगा, पर यहाँ पे हम लोग सीखने आए हैं, किसी का पर्सनल चार्ट पे फलादेश नहीं करने आए हैं। पर आप खुद कर पाएंगे और आपको हेल्प भी मिलेगा अगर आप आगे के क्लासेस को सीखेंगे और जानेंगे तो सीखना जरूरी है, और फलादेश के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सीखने का क्लास है, क्योंकि ये वर्कशॉप है, तो सभी को सीखना है और सभी को आगे बढ़ना है। वंदना मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर, आपने जो अभी उच्च और नीच कराए और जैसे पृष्ठोदय और शीर्षोदय बताए, सर जैसे उच्च राशि है किसी भी ग्रह में, तो अगर वो पृष्ठोदय है, इसका मतलब कि वो स्टार्टिंग में अच्छे वो देंगे, पृष्ठोदय अंत में होती है। अंत में? ओके सर, मतलब उनका फल तभी मिलेगा सर? नहीं नहीं, फल तो आएंगे, लेकिन उसके जो जी बेस्ट फल होंगे ना, जी जी वो उसके बाद लास्ट में आती है, जैसे दशा निकलने वाली होती है तब आते हैं। जी। हम्म, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। thank you। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार रिमाइंडर, क्या ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप अपने जूम चैट बॉक्स पे देख रहे हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ग्रुप में आपके पास क्लास का रिकॉर्डिंग आएगा, नोट्स आएगा, कल की क्लास का लिंक आएगा, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन और मटेरियल आएगा। प्लस आप ये लिंक अपने फ्रेंड, रिलेटिव, मेंबर्स, या कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट हो जो सीखने का इच्छा रखता है, उनको दे सकते हैं, ताकि वो भी आपके साथ साथ सीखे, आगे बढ़े, और वो भी सीख पाए, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने मौका दिया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने का।
तो आप ये लिंक भी पास ऑन कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिले। और अभी क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, Q&A चल रहा है, प्लस लकी ड्रॉ आने वाला है। थोड़ा सा समय और दीजिए, 5 से 10 मिनट में सब हो जाएगा। तो मधु मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम गुरुजी। मेरा ये डाउट था कि शुक्र को सौम्य ग्रह कहते हैं और मंगल को क्रूर ग्रह कहते हैं। आपने कहा है कि तुला राशि क्रूर होती है और वृश्चिक राशि सौम्य। तो देखो, इसका राशियां अलग होती है, ग्रह अलग होते हैं। उसका रूलर तो ग्रह शुक्र की ही है ना, नहीं तो नहीं इसके हो जाए ग्रह की प्रवृत्ति अलग है, जी। राशियों की प्रवृत्ति अलग है, समझिए आप। और ग्रह धनु राशि क्रूर राशि में ग्रह किसी भी राशि में बैठ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि शुक्र जी। जो है वो सौम्य राशि में ही बैठेगा, क्रूर राशि में भी बैठ सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए ये मत जोड़िए, तो दोनों धनु अलग अलग क्रूर चीजें राशि है सर जी। हैं। धनु क्रूर राशि है सर जी। हाँ, ओके, थैंक यू सर जी। है ना। ग्रह राशि अलग अलग है, उसको जोड़िए मत, है ना। वो अलग अलग मैटर होता है, ग्रह का राशियों का भाव का अलग अलग। धन्यवाद। हाँ, ओके, धन्यवाद। कोमलता मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर जी, आप बहुत अच्छा बताते भी हैं सर भी, और आप भी बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है सर। हम भी कुछ सीख लेते हैं इससे। सर मुझे एक चीज, 2-3 चीजें पूछनी है कि जैसे मेरा धनु लगन है, लगन में बुध है और बुध वक्री होके बैठा है, तो सर क्या वो 12वें भाव का ही फल देगा और फर्स्ट भाव का ही फल देगा, देखो, या मैं बताता हूँ, आप एक काम करें, पहले तो कल का सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि है ना, क्या होगा कि वक्री अभी अपने किया नहीं है, ठीक है जी ना। जी और अभी अपन ने जो है वो अलग राशियों में अलग ग्रह बैठना, उसका फलादेश अभी किया नहीं है ना। तो अभी क्या है, अपन मैटर से बाहर नहीं जाएंगे, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। अभी क्या है, क्योंकि जी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो वो ये चीज को देख रहे हैं, बेसिक नॉलेज में ही रहेंगे। आज का जो सेशन है ना, उससे डाउट है वो पूछिए बस, एक्स्ट्रा करने का मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, अपन तो सब करा रहे हैं, तो अपन सब करेंगे आगे, ऐसा नहीं है जी कि जी कुछ करेंगे नहीं, करेंगे। लेकिन समय से पहले करना बेवकूफी होती है, उससे क्या है ना, सबका सबका ध्यान खराब हो जाता है। कोई भी चीज सीखने के लिए जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यस सर। पर दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे मेरा शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, मंगल पंचमेश होके बैठा हुआ है, तो सर देखो, क्या मैं मेरे आपको को बता क्रूर रहा भाव हूँ, आएंगे? आप प्लीज अपने पर्सनल क्वेश्चनों को कल लीजिए, क्योंकि है ना, कल हम फलादेश करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को लीजिए, अपन जरूर बताएं। आपका जो जी ग्रह नीच का है, उच्च का है, जब मैं कुछ चार्ट लूंगा, तब आपके चार्ट आप एंडराइज करना, अपने चार्ट लेके देखेंगे, ठीक है ना। यस यस। हाँ, जरूर ठीक है, देखेंगे। ओके। अभी क्या है, थैंक मैटर यू। से भटक नहीं सकते अपन। मैं रिक्वेस्ट है, कल ज्वाइन जरूर करिए। देखिए, फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे पार्टिसिपेंट से कि अभी यहाँ पे इतने एडवांस टॉपिक्स पे जाना ही नहीं है, और डायरेक्टली प्रेडिक्शन पे आपको एकदम जंप नहीं करना है, जो कि बार बार समझाया जा रहा है। अभी ये सब टॉपिक आया नहीं है, बताया नहीं गया है, और इसके बारे में बात करके सभी कोई कंफ्यूज होंगे और किसी का भी फायदा नहीं होगा इससे। तो ये हमारा ग्रुप है और इसमें सबका साथ लेकर के चलना बहुत आवश्यक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और धैर्य पूर्वक सब कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं बचने वाला है। सुशील जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन लेंगे पूनम जी का, उसके बाद लकी ड्रॉ करेंगे। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी, नमस्कार। काल क्लास में थोड़ा सा अष्टवर्ग बता दीजिएगा। अष्टक और बहुत बड़ा टॉपिक है सर, एकदम अलग से उसके लिए 8, 10, 15 क्लास लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा टॉपिक है। उसका पूरा एक सेशन है, पूरा एक क्लास है, 15 क्लासों का अपन ने किया था। बिल्कुल। निहाल जी के साथ हाँ, हमने एक वर्कशॉप किया था, आपको वो रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, उसका भी आगे आगे नेक्स्ट कभी कोर्स लाएंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। तो सर मैं आपसे बात कर लेंगे कल, आप हमें कर आप दीजिएगा। मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा सर, मेरे नंबर पे निहाल जी को बोलिए। 7044734205। आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बहुत अच्छा सेशन है, वो भी नरेंद्र सर का है, और बहुत डीप है, बहुत डीप है, आप थक जाएंगे करते करते, इतना कुछ है उसमें। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जय सुशील जी। श्री कृष्ण। लास्ट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन लेंगे पूनम मैम का। अच्छा, विशेष सर का भी ले लेंगे, ये लास्ट होगा। बोलिए पूनम मैम, बोलिए क्वेश्चन अपना। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा सर आपकी क्लास में आगे, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हुई हैं पहले, और लेकिन एक सब्जेक्ट जो ये इसमें टॉपिक आपने लिया था, ये पृष्ठोदय और शीर्षोदय का जो बताया है, ये हमने पहले पढ़ा था, लेकिन ये मिस आउट हो गया हमसे और नहीं याद कर पाए इसको। तो सर आपने अच्छा किया ये बता के, लेकिन इसमें एक चीज मुझे दिख रही थी कि इसको अगर मेमोराइज करना हो, याद करना हो, तो इसको कैसे याद किया जाएगा? क्योंकि जैसे मेष राशि को अगर सिर्फ सिंगल को मैं पकड़ती हूँ, मेष राशि एंड वृश्चिक राशि को पकड़ते हैं, तो वो पृष्ठोदय है और एक शीर्षोदय है, जबकि
नहीं, दोनों वृषभ ही राशि, मंगल की राशियां। वृषभ राशि श्रेष्ठोदय राशि है। हाँ जी। मेष और वृषभ, देखो मैं याद करना बता देता हूँ। याद करने का कोई ट्रिक्स मुझे तो अभी इतना आइडिया नहीं है। अब हाँ मैं तो जी। इतना प्रैक्टिस करता रहता हूँ, रात दिन हम करते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे ये। अपने नक्षत्र याद है, अब नक्षत्र हाँ में अब जी। क्या प्रैक्टिस है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, तो इस तरह से याद हो जाता है। आप करते करते होगा, प्रैक्टिस डिपेंड करती है। अब अच्छा मुझे इसके ये नहीं लिए। पता है इसको क्या ट्रिक्स है, ट्रिक्स से पता को मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपन याद रहता है। जैसे मेष राशि, वृषभ राशि क्या है, पृष्ठोदय राशि है। 3 नंबर उभयदय है, उसके बाद 4 नंबर पृष्ठोदय राशि होती है, फिर 5 और 6 शीर्षोदय है, 7 हाँ और 8 शीर्षोदय है, उसके बाद 9 और 10 पृष्ठोदय। पृष्ठोदय है, और उसके बाद 11 शीर्षोदय, और 12 नंबर जो है वो उभयदय है। उभयदय। ये याद अपने आप होती है ऐसा, ये तो मुझे कर्म का आइडिया नहीं है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच पूनम मैम। आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर लकी ड्रॉ, जिसमें 2500 का कैश रिवॉर्ड। विशेष जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल सेशन। सर मेरे को ये चीज पूछना था, जैसे चंद्र ग्रह वृश्चिक में नीच का होता है, तो क्या सर वो नीच के ही रिजल्ट देगा, या ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें वो उच्च के रिजल्ट या नॉर्मल रिजल्ट भी दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। कभी भी ये मत समझो कि कोई ग्रह नीच का है तो वो बुरे ही रिजल्ट देगा। ये कहानी का एक हिस्सा है दिखने का। उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टियां हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, समझ रहे हो ना बात को। कुछ ग्रह के गोचर यस सर। होते हैं उसके ऊपर, है ना। और वो ग्रह क्या होता है ना कि नवमांश में जाता है, दशमांश में जाता है, सप्तमांश में भी जाता है, तो और फिर क्या होता है, हमारी जैसे संतानें आती है, वो कोई अच्छा रिजल्ट लेके आती है तो उसको अच्छा कर देती है। ये क्या है ना, दिखने का एक हिस्सा है पॉइंट। अभी अपन क्या उस पॉइंट पे नहीं जाते हैं अभी, जैसे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए अभी देखने के लिए कहते हैं कि वृश्चिक राशि में नीच का है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या ऐसा थोड़ी ना होता है। वो उसको पूरा देखना पड़ता है कि वो नीच का होगा, कितना नीच देता है, ठीक है ना। और कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां पे वो नीच की भी रिजल्ट नहीं देता, जैसे चतुर्थ घर में अगर नीच का है तो उसको दोष नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसी ओके बहुत सारी चीजें हैं ओके जी, सर। है ना। अभी आगे पढ़ेंगे जरूर, अगर हमारा साथ रहा तो जरूर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब बढ़ते हैं अपने सबसे एक्साइटमेंट वाले चीज की तरफ, जो कि है लकी ड्रॉ, जो प्योर लक है, इसीलिए इसका नाम ही है लकी ड्रॉ। तो देखते हैं कौन जीतता है आज का लकी ड्रॉ। तो सर अपना रैंडम नंबर जनरेटर जो है वो ओपन कर लीजिए अब अपने स्क्रीन में। एक सेकंड मेरे को खोलना पड़ेगा ना, एक सेकंड। हाँ खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि प्रॉमिस किया गया था, हर एक प्रॉमिस पूरा किया जाएगा, ताकि थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं है। तो लकी ड्रॉ होगा अभी, और उसके बाद सेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। और स्टे एश्योर्ड, आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप है वहां पे रिकॉर्डिंग भी आएगा। टाइम दीजिएगा, 11 बज गया है तो ऑफिस बंद हो जाता है, कल होगा सब। रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, नोट्स भी बनेगा, तो बी रेस्ट एश्योर्ड। तो ठीक है, सर मैक्सिमम में कर दीजिए 200। ठीक है, और कल की क्लास ज्वाइन जरूर करें सब लोग, है ना, क्योंकि चाहे वो फ्री क्लास है तो फायदा जरूर ले उसका, कुछ ना कुछ बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार बता देते हैं शॉर्ट में। कल फिर से 9 बजे क्लास है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। आज जिस तरह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, कल भी वही दौर जारी रहेगा, वही सिलसिला जारी रहेगा। और नरेंद्र सर काफी कुछ बताएंगे, जैसे कि आज उन्होंने बताया है, एकदम एक फ्लो में। और नोट्स भी आएगा, रिकॉर्डिंग भी आएगा कल तो। एक स्पेशल सेशन इसलिए भी है क्योंकि कल आपको और भी बहुत सारा नया नया बात बताया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, बोनस गिव अवेज है, जो आपको डिक्लेयर किया जाएगा, बोला जाएगा, बताया जाएगा। तो कल का सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉट 9 बजे ज्वाइन कर लीजिए, 4-5 मिनट का वेट करना पड़ सकता है, पर क्लास 9:05 तक स्टार्ट हो जाएगा। और अभी का लकी ड्रॉ का प्रोसेस आपको बता देते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक बार आप लोग सभी को बता देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। अभी आपका जो जूम चैट बॉक्स है वो बंद हो गया है, वो कुछ सेकंड्स के बाद खुल जाएगा। जूम चैट बॉक्स में जहां पे अभी आप टाइप कर करके अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसी जूम चैट बॉक्स में आपको 1 से लेकर 200 तक कोई भी एक नंबर टाइप करना है। जैसे कि अगर मेरे को लग रहा है, मेरे अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं, आज का मेरा जो लकी नंबर है वो है 199, तो हम क्या करेंगे, अपने जूम चैट बॉक्स में 199 टाइप कर देंगे। उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे स्क्रीन में एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। अगर कोइंसिडेंटली वो नंबर 199 आ जाता है, तो आज के इस लकी ड्रॉ के विनर हम खुद हो जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, एक एग्जांपल है। तो अगर आपका नंबर स्क्रीन के नंबर से मैच कर जाता है,
तो वो पार्टिसिपेंट लकी ड्रॉ का विनर होगा और 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड फ्लैट उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये प्योर लक है और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, बैठे बैठे सोचना नहीं है, नंबर टाइप करना है। 1 सेकंड लगेगा, कुछ मेहनत नहीं लगेगा। 11 बज रहे हैं, सबको आलस आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उत्साह के साथ इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना है और 1 से 200 के बीच कोई भी एक नंबर टाइप करना है, 2 नंबर टाइप नहीं करना है। अगर आपने एक नंबर 1 भी कर दिया और नंबर 21 भी कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब खुल रहा है आपका जूम चैट बॉक्स आपको नंबर टाइप करने के लिए। ये खुल गया आपका जूम चैट बॉक्स और यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है और टाइम दिया जाएगा आपको, एकदम आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। 60 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, हो सकेगा तो 15-20 सेकंड और देंगे। आराम से कोई भी एक नंबर अपने जूम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। 1 से 200 के बीच, ध्यान रखिएगा 200 को क्रॉस नहीं करना है। बिटवीन 1 to 200 यू हैव टू टाइप 1 number in Zoom chat box. So please participate in this lucky draw and you will be standing a chance to win cash reward of flat rupees 2,500 which will be transferred right away in your bank account which you will be providing to us. So we are waiting for few more seconds, कुछ seconds का इंतजार कर रहे हैं ताकि पार्टिसिपेंट जो थोड़ा सा स्लो है वो भी पार्टिसिपेट कर पाए और शिकायत नहीं रह जाए कि हम टाइप नहीं कर पाए। तो वी आर ईगरली वेटिंग कि आप लोग सभी पार्टिसिपेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए। तो प्लीज टाइप कीजिए, काउंटडाउन शुरू हो रहा है रिवर्स में अब और चैट बॉक्स फिर बंद हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये हो गया जूम चैट बॉक्स बंद। तो आपका लक, आपका किस्मत इस जूम चैट बॉक्स के एक नंबर में सील हो गया है। तो देखते हैं कितना काम करता है आज का लक आपका। तो सर ठीक है, एक पहला नंबर जनरेट कर दीजिए रैंडम और देखते हैं कौन पार्टिसिपेंट है। जो 54, पहला नंबर 54 है, ध्यान से सुनिए। अगर आपने 54 54 54 जूम चैट बॉक्स में टाइप किया है तो अपना जूम हैंड रेज कर लीजिए। अगर आप जूम हैंड रेज नहीं करेंगे और अपने इस रिवॉर्ड को क्लेम नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अपना जूम हैंड रेज करना है और उसके बाद उस नंबर को चेक किया जाएगा। खुशबू राणा मैम, खुशबू राणा मैम आपका 54 है? खुशबू राणा जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं सर। ठीक है, ओके। तो ठीक है, 54 किसी का नहीं है। अगर किसी का है भी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि आपने जूम हैंड रेज नहीं किया है। जब नया नंबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पुराना नंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो 5 तक और गिनते, 1 2 3 4 5, कोई भी जूम हैंड रेज नहीं हुआ तो सर दूसरा नंबर जनरेट कर दीजिए। 34 34 34 किसी का भी है जूम हैंड रेज कीजिए। अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट जाएगा, अनम्यूट कीजिए, कंफर्म कीजिए, चेक होगा और आपको 2500 रुपए स्ट्रेट अवे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर से काउंटडाउन ताकि कोई ये कंप्लेन नहीं करे कि मेरे को टाइम नहीं मिला। 5 4 3 2 1, कोई भी जूम हैंड रेज नहीं हुआ। ठीक है सर, नेक्स्ट नंबर 73 73 73 73 73 लकी नंबर 73 किसी का भी है जूम हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो आपका ये चांस गया और होने पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर लेना है तो जूम हैंड रेज करना पड़ेगा। फिर से काउंटडाउन ताकि कोई कंप्लेन नहीं करे। 5 4 3 2 1 नहीं है। ठीक है सर, अगला नंबर। अब की बार किसी का नहीं हुआ तो फिर मेरा होगा फिर ये तो लास्ट टाइम की तरह हो गया। हाँ, चौथा अटेम्प्ट है ये तो। 154 सॉरी 154 दिनेश जी। अरे दिनेश जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। अभी मेरा होता है ये फिर जी सर। बोलिए। हाँ जी सर, मैंने 154 टाइप किया था। ठीक है मैम, बहुत अच्छा बात है। चलिए कोई तो आया जो क्लेम किया। तो 2 मिनट का समय दीजिए, अभी नंबर चेक कर लिया जाएगा। हाँ सर, कर लीजिए। हाँ, विजेता को रिवॉर्ड भी मिल जाएगा।
तो वी आर चेकिंग द नंबर 154 मैम ने क्लेम कर ली है ऑलरेडी। अगर ये आता है तो शी इज द लकी विनर और इनको 2500 रुपए स्ट्रेट अवे मिलेगा। तो वी आर चेकिंग द नंबर 154 154। ठीक है 154 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा आपके ग्रुप में, ताकि कोई ये नहीं बोले क्या नहीं कोई सेटिंग कर ली है हम और नरेंद्र सर। सर तो ये बहुत आ बार गया, किया। दिनेश नाम से ये आ गया है आपके ग्रुप में, जो एक प्रूफ है कि प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और मैम यू आर द लकी विनर ऑफ टुडेज लकी ड्रॉ। आपको 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलता है। आप मेरा Thank you, नंबर sir. नोट डाउन कर लीजिए मैम। इस नंबर पे मेरे को अपना पेमेंट डिटेल व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका रिवार्ड आपको ट्रांसफर हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70। एक मिनट सर, वैसे तो वो सेव नहीं होगा, इतने सारे कोड्स नहीं है, फिर भी मैं कर लेती हूँ। कोई बात नहीं मैम, फिर भी हम जूम चैट बॉक्स में टाइप कर दिए उसको 7044734205 7044734205 205। ओके सर, थैंक यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। देखिए रिवार्ड कोई लालच नहीं है, बल्कि ये एक पुश है। ये इससे होता क्या है कि एक उत्साह रहता है और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक रहता है कि नहीं आप लोग का जो टाइम है, एफर्ट है और रिवॉर्ड और जो मेहनत है, नॉलेज तो देखिए नॉलेज का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, पर एक अच्छा लगता है आप लोगों को भी कि आप लोग यहाँ पे आए तो आप लोगों को कुछ और एडिशनल मिला, एक्स्ट्रा मिला। तो हम लोग हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ मिले इस सेशन से। तो ये भी छोटा सा एक ऐसा ही कोशिश था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, और यू आर द विनर फॉर टुडेज लकी ड्रॉ। कल भी लकी ड्रॉ होगा, तो एक और विनर कल भी होगा, पता नहीं कौन होगा, प्योरली लक है ये और उससे बेसी कुछ नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इससे पहले कि आज के सेशन को एंड करें, प्लीज मत भूलिएगा क्या कल फिर से 9 बजे क्लास है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास का लिंक आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नोन पर्सन्स या कोई भी ऐसा मेंबर जो इच्छुक है वो उनको दे सकते हैं और वो भी सीख सकते हैं और इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लाभ ले सकते हैं। नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपके पास कल आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसको भी एंजॉय कीजिए, उसका भी फायदा लीजिए और ये सफर इसी तरह जारी रहेगा। तो वंस अगेन सबसे पहले धन्यवाद नरेंद्र सर का, जिन्होंने नॉन स्टॉप इतना कुछ बताया इंक्लूडिंग Q&A, जिनसे पार्टिसिपेंट्स को इतना फायदा हुआ। प्लस हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की तरफ से, जिन्होंने अपने कीमती समय को यहाँ पे इन्वेस्ट किया और सेशंस के महत्व को समझा, उससे ज्ञान प्राप्त किया और अपने ऑकल्ट के जर्नी में कुछ और कदम आगे का सफर तय किया और आगे इस प्रकार आप बढ़ गए हैं। तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।